सो ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था डोकजा ब्रिज पार नहीं कर पा रहा था, पर तभी वहाँ पे इसी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट यानी जिनियो आता है, जो कि उसे आके पानी के अंदर जो सरपेंट मॉन्स्टर होता है उसमें फेंक देता है। अब आगे देखो गाइस, जो भी देख रहे हो यार सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, क्योंकि इसका जल्दी ही एनीमे आने वाला है और ये स्टोरी बहुत घमासान होने वाला है। सो एपिसोड के शुरू में हम सुनते हैं पानी की आवाज, तभी देखते हैं डोकजा जो कि नीचे जा रहा है बहुत ही तेजी से, उसके साथ बहुत सारे सामान पत्थर और सब कुछ नीचे जा रहा है। डोकजा को देखते हैं, वो अपना मुंह और नाक बंद करके बस सोच रहा है, मुझे अपनी ब्रेथ को होल्ड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पर मुझे करना ही होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तभी देखते हैं उस मॉन्स्टर के अंदर वो सारा पानी और सब कुछ आके गिरता है, नीचे गिरता है। कुछ देर बाद डोकजा उसी पानी में से ऊपर आता है, खांसने लगता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और वो सोचता है, लगता है कि मैंने कर लिया, मैं उसकी पेट के अंदर आ चुका हूँ, मेरे बॉडी को भी कोई हार्म नहीं हुआ है। वो अपने मोबाइल का टॉर्च का यूज़ करता है और सामने देखते ही बहुत हैरान होता है, क्योंकि सामने हम बहुत सारे मरे इंसान और बहुत कुछ देखते हैं, जो नज़ारा देख के उसकी भी हालत ख़राब होता है। वो सोचता है क्या नज़ारा है। तभी देखते हैं वो तैरने लगता है, तैरते तैरते एक जगह जाके बैठता है और सोचता है क्या साइकोपैथ है, कंपेनियन माई एस। क्या वो कोई टेस्ट ले रहा है, टेस्ट, ताकि वो समझ सके कि मैं उसके कंपेनियन बनने की लायक हूँ कि नहीं। हाँ, वैसे मुझे समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा होगा, उसे कभी भी एक सच्चा कंपेनियन नहीं मिला है जब से वो शुरू किया है, क्योंकि वो एक रेग्रेसर है। और एक रेग्रेसर, पिछले एपिसोड में किसी ने पूछा था कि रेग्रेसर कौन है और क्या चीज़ होते हैं। रेग्रेसर वही होते हैं जो कि इस स्टोरी, ये जो स्टोरी चल रहा है इसको बार बार जीते हैं, मतलब मरने के बाद फिर से उसके स्टोरी चालू होता है। और इसीलिए जिनियो जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक रेग्रेसर है जो कि ये सब कुछ देख चुका है। डॉक्टर कहता है वो एक रेग्रेसर है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसी वजह से लोग उसे अपने सेवियर के हिसाब से देखते हैं। तो नेचुरली वो अपने आप को अब लोन वुल्फ बना लिया है, अकेला ही काम करता है। उसके लिए ह्यूमंस आइदर उसके सबऑर्डिनेट्स और उसके दुश्मन, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक टेस्ट ही है, वो देखना चाहता है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ कि नहीं, ताकि वो भी मुझे इक्वल समझे। और तभी अपना मैसेज बॉक्स ओपन करता है, वहाँ पे हम बहुत कुछ देखते हैं, जैसे कि वो इस सिनेरियो को क्लियर नहीं कर पाया है, पेनल्टी के रूप में 100 कॉइन्स उससे ले लिया गया है। कॉन्स्टेलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड, वो उसके प्रोवोकिंग रिमार्क से एग्री करता है और उसके बाद उसे 100 कॉइन्स गिफ्ट करा गया है। द कॉन्स्टेलेशन डिमोनिक जज ऑफ फायर, वो उसकी डिसीजन देख के नोट कर रहा है, उसको फिर से 100 कॉइन्स गिफ्ट करा गया है। और उसके बाद द कॉन्स्टेलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर उससे डिसअपॉइंट हो चुका है। वो ये सब बैठ के वहीं पे शांति से देख रहा था, पर तभी वो जगह हिलने लगता है। वो सोचता है, लगता है कि ये चीज़ मूव करने लगा है, और तभी सोचता है टोयसा के हिसाब से इसकी स्टोमक के अंदर जो एसिड होते हैं वो 3 मिनट के अंदर काम करना चालू करता है और अपने प्रे को यानी अपने शिकार को डाइजेस्ट करना चालू करते हैं। इसका मतलब मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी वहाँ पे किसी का एंट्री होता है और वो कहता है मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ तुमसे, जब सब कुछ इंटरेस्टिंग होने ही वाला था तब भी तुम्हें ऐसा करना था। तभी देखते हैं वहाँ पे डोका भी आ चुका है। डोकजा वहाँ पे देखता है और कहता है क्या डोका भी कहता है हाँ बिल्कुल, ये मैं ही हूँ। पर रुको, तुम्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम ज़्यादा डिसअपॉइंटेड या फिर अपनी सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा चिंता में हो? क्या बात है? वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। डोका भी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? डोकजा सोचता है मेरे लिए रुको जोनियोक, सिर्फ मैं इस जगह को एक पीस में पास नहीं करूँगा, बल्कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ इक्वली स्टैंड कर सकूं, और उसके बाद तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं होगा, कोई भी चॉइस नहीं। हम देखते हैं जूनियॉक यानी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो उस सरपेंट मॉन्स्टर को जाते हुए देख रहा था। डोका भी तभी कहता है क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? क्या मतलब है इसका? डोकजा कहता है हाँ, तुम्हें शायद मुझसे कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे, है ना? ये सुन के डोका भी हंसता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा कॉइन्स? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कॉइन्स लूँगा, लाइफ नहीं? क्या बात है? तभी डोकजा कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मेरा लाइफ ही लेना होता तुम पहले ही ले चुके होते, और वहाँ पे जो पेनल्टी था वो डेथ लिखा हुआ होता इंस्टेड ऑफ 3 क्वेश्चन मार्क्स। इसका मतलब है इसमें हम नेगोशिएशन कर सकते हैं, नेगोशिएशन का थोड़ा सा रूम है। डोका भी हंसता है और कहता है इंटरेस्टिंग, तुमने इतने छोटे से क्लू से इस कंक्लूजन पर आ गए, अच्छा है।
नो वंडर कि सारे कॉन्स्टेलेशंस हैं वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड है। बिल्कुल जैसा कि तुमने कहा, इस सब सिनेरियो से तुम बाहर जा सकते हो अपने कॉइन का यूज़ करके। इसके लिए तुमको 5100 कॉइन्स देने होंगे तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए। ये सुन के डोकजा सोचता है, क्या 5100 कॉइन? उसके पास भी 5100 कॉइन से बचा हुआ है। वो सोचता है शायद वो मजाक कर रहा होगा और उससे कहता है ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। डोका भी हंसते हुए कहता है हाँ क्या कर सकते हैं, तो फिर अगर तुम नहीं देना चाहते तो जाओ, मर जाओ, मैं तो तुम्हारे ऊपर फेवर कर रहा था। डोकजा कहता है ठीक है तो फिर मुझे मार डालो। डोका भी ये सुन के कहता है क्या? डोकजा को देखते हैं वो थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और कहता है मैंने कहा मुझे मार डालो, तुम नहीं कर सकते है ना? डोका भी तभी थोड़ा सा हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। डोकजा सोचता है वो मेरे ऊपर एक उंगली तक नहीं उठा सकता क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा क्राउड जनरेट कर रहा हूँ। अभी मुझे जितना पता है कॉन्स्टेलेशंस मुझे देखने के लिए बेताब है, और अगर उसने मुझे मार डाला तो मुझे नहीं लगता कि उसको उसके चैनल को देखने के लिए यहाँ पे कोई आएंगे। तभी देखते हैं डोका भी बहुत गुस्से में और हंसते हुए कहता है तुम मुझे पिस ऑफ कर रहे हो ह्यूमन, बताओ मुझे आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तभी डोकजा कहता है लो ग्रेट डोका भी बियोंग। ये सुनते ही डोका भी बहुत हैरान होते हुए उसकी तरफ देखता है। डोकजा कहता है वैसे तुम्हारा करियर एक स्ट्रीमर के हिसाब से कैसा चल रहा है? डोका भी बहुत हैरान होता है उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुमको मेरा नाम कैसे पता? हू द हेल आर यू? एक तुम्हारे जैसे तुच्छ इंसान को कैसे मेरा नाम पता हो सकता है? डोकजा हंसता है और कहता है वेल मैंने एज्यूम कर लिया, मुझे लगता है कि जो कॉन्स्टेलेशंस है उनको ये सब इतना पसंद नहीं आ रहा है। और तभी उसके पास नोटिस भी दिखते हैं। वो कहता है तो फिर एक काम करते हैं, तुम अपने चैनल को थोड़ी देर के लिए बंद क्यों नहीं करते ताकि हम बात कर सके? उसका ये बात सुन के तभी देखते हैं डोका भी चैनल का सर्वर बंद कर देता है और कहता है सो चलो बताओ आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, कैसे तुम स्टार स्ट्रीम सिस्टम के बारे में जानते हो, वो भी एक इंसान होके? तभी डोकजा कहता है स्टार स्ट्रीम सिस्टम, ऑल्सो इसे जाना जाता है स्टार स्ट्रीम नाम से। ये इस तरह का एक सिस्टम है जिसमें कि जो फुटेजेस होते हैं वो पूरे गैलेक्सी में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और इसके सब्सक्राइबर्स होते हैं कॉन्स्टेलेशन जो कि गैलेक्सी में बहुत बहुत दूर रहते हैं, और इनके अंदर का जो एक्टर्स यानी ह्यूमंस होते हैं मेरे जैसे, और ये जो सारे डोकाबिस होते हैं इनको स्ट्रीमर्स कहा जाता है। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि ये स्टोरी टेलर्स होते हैं जो कि कॉन्स्टेलेशंस और ह्यूमंस इनके बीच का ब्रिज होते हैं। डोकजा कंटिन्यू करता है और कहता है अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है बियोंग, क्या तुम नहीं चाहते डोकाबी किंग बनना? ये सुन के डोकाबी कहता है क्या, आखिर क्या हो तुम? डोकजा कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? क्या तुम डॉगगैक और गिल्डल उनके लाइक्स को सरपास करना नहीं चाहते और बेस्ट स्ट्रीमर देयर वाज एवर, अब तक का सबसे बेस्ट स्ट्रीमर बनना नहीं चाहते? बताओ मुझे। हाथ बढ़ाते हुए कहता है डोकाबी बियोंग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो और मैं तुम्हें डोकाबी किंग बना दूंगा। ये सुन के डोकाबी की नज़रों में, उसकी आंखों में चमक आ जाता है। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है, तभी हंसने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है शायद तुम पागल हो चुके हो, तुम अपने दिमाग से पैदल हो क्या? हाँ, मुझे पहले ही रियलाइज़ कर लेना चाहिए था जब तुमने उन सारे कॉन्स्टेलेशंस के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। डोकजा कहता है हाँ उसने सही कहा, जो स्पॉन्सर सिलेक्शन था तब मैंने एक भी कॉन्स्टेलेशन को चूज़ नहीं करा। डोका भी फिर से कंटिन्यू करता है और कहता है मुझे पता नहीं है कि तुम स्ट्रीमर के बारे में कैसे जानते हो, पर मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक डोका भी हूँ, मैं कोई कॉन्स्टेलेशन नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारा सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन तो बिल्कुल नहीं बन सकता। पर उसकी बात को काटते हुए तभी डोकजा कहता है मुझे नहीं लगता तुमको कुछ भी समझ में आया है। मैंने कभी तुमसे स्पॉन्सर करने के लिए नहीं कहा है, मैं तुम्हारे पावर के पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे चैनल के पीछे हूँ। डोका भी कहता क्या, मेरे चैनल? हाँ बिल्कुल। ओके, मुझे तुम्हें अच्छे से समझाने दो। मैं तुम्हारे साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तुम्हारे चैनल के साथ। पर डोकाबी को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और कहता है क्या, रुको, क्या तुम स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हो? डोकजा कहता है बिल्कुल उसी के बारे में। तभी हमें फिर से स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जाता है। ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि कॉन्स्टेलेशन और डोकाबिस के बीच में होते हैं। इसमें नॉर्मली होता है क्या कि जो कॉन्स्टेलेशन कॉइन शेयर करते हैं उनमें से कुछ हिस्सा डोकाबिस को भी मिलता है,
और उसके रिटर्न में डोका भी जो भी चैनल को ओन करता है, आप जानते ही है, वो उन्हें जो लाइव ब्रॉडकास्ट होता है वो दिखाता है। डोकजा सोचता है नॉर्मली जो भी इनकारनेशंस होते हैं या फिर इस हिस्से में हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, ऑल्दो जिन्हें की स्पॉन्सर किया जाता है, कॉन्स्टेलेशंस जो होते हैं वो उन्हें अपने स्लेब्स की तरह देखते हैं। तभी डोका भी हंसता है और कहता है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, या फिर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता कि तुमने कहा इसके बारे में सुना है। कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक इंसान होने के बाद भी स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने की, स्पेशली जबकि तुम्हारे पास एक सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन भी नहीं है। उसे हम बहुत गुस्से में देखते हैं, पर डोकजा तभी बहुत ही आराम से कहता है इसीलिए तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कॉन्स्टेलेशन एक स्टार स्ट्रीम चैनल को ज्वाइन ही क्यों करते हैं। और तभी डोकजा फिर से कहता है जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं स्टार स्ट्रीम चैनल के, उनको दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। एक जो थ्रिल सीकर्स होते हैं जिनको कि सिर्फ थ्रिल चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए वो, और दूसरा इनकारनेशन सीकर्स यानी जिनको अपना इनकारनेशन करवाना है किसी के अंदर, वो जो कि स्पॉन्सर ढूंढते हैं। अच्छा मुझे बताने दो डोका भी, अगर तुम चाहते हो अपने चैनल को फ्लरिश करना और अच्छा करना तो फिर तुम्हें दो ग्रुप्स को सेटिस्फाई करना होगा, है ना। या फिर तुम अपने स्ट्रीम को एंटरटेनिंग बना सकते हो, या फिर तुम अपने स्ट्रीम को स्पॉन्सर के लिए बना सकते हो, अपने सब्सक्राइबर्स के इनकारनेशंस के लिए बना सकते हो। पर डोका भी अभी भी गुस्से में है और कहता है हाँ बहुत इम्प्रेसिव एक ह्यूमन के लिए इतना सब कुछ जानना। डोकजा कहता है क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? नो वंडर कि तुम्हारे पास सब्सक्राइबर्स जो है अभी भी 3 डिजिट में ही हैं। डोका भी कहता है चुप रहो और पॉइंट में आओ। डोकजा कहता है कैसा होगा अगर यहाँ पे कोई ऐसा एक चैनल होगा जो कि दो चीज़ों को ही एक साथ दिखा सकता है, एंटरटेनमेंट भी कर सकता है अपने सब्सक्राइबर्स को और इंटरेस्टिंग इनकारनेशंस भी दिखा सकता है। डोका भी कहता है क्या ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। डोकजा फिर से समझाता है देखो मेरी बात अच्छे से सुनो, सबसे पहले तो कॉन्स्टेलेशन जो कि इनकारनेशन के लिए स्पॉन्सर के लिए ढूंढते हैं, एक बार स्पॉन्सर होने के बाद चैनल को छोड़ देते हैं। पर क्या होगा अगर कोई भी इनकारनेशन जो कि रिफ्यूज़ कर दे स्पॉन्सर लेने के लिए, तो फिर भी वो इनकारनेशन या फिर वो बंदा जिनके पास इनकारनेशन है, जिनके पास स्पॉन्सर है, उनको आउट परफॉर्म कर दे, उनको भी ताकत में हरा दे और हराने लगे, तो फिर तुम्हें क्या लगता है? डोका भी कहता है तो फिर इसीलिए तुमने कोई भी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन नहीं चुना। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। आई एम श्योर जो भी कॉन्स्टेलेशंस है वो अब बहुत गुस्सा हो रहे होंगे, तुम्हें पूछ रहे होंगे कि चैनल को ओपन कर दो। डोका भी देखता है बिल्कुल सारे कॉन्स्टेलेशंस उसको बस चैनल ओपन करने के लिए गुस्सा कर रहे थे। शायद वो लोग मर रहे होंगे जानने के लिए कि ये ऐसा कौन है जो कि रेग्रेसोर के खिलाफ भी जा सकता है। तभी डोका भी अपने सर्वर में देखता है और कहता है रुको, आखिर कौन हो तुम? एक इंसान कैसे एक रेग्रेसोर के खिलाफ जा सकता है, वो भी बिना किसी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशंस के? कैसे हो सकता है ये? पर डोकजा कहता है यही तो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस तुमको क्या करना होगा, मैं जो कहूँ वो ही करना होगा और चुप रहना होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं तुम्हें डोका भी किंग बना दूंगा। डोका भी उसकी तरफ देखता है। अब हमको लगता है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि ये इंसान आखिर ये कौन है जो कि इतना सब कुछ जानता है। डोकजा उसकी तरफ देखता है, थोड़ा सा स्माइल करता है। डोका भी कहता है पर चलो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो कि तुमने इस सिनेरियो को फेल करा है तो फिर मुझे 5100 कॉइन दे दो। डोकजा कहता है क्या? नहीं, मैंने फेल नहीं करा है। डोका भी को कुछ भी समझ में नहीं आता। डोकजा कहता है शायद मैंने कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, अभी जितना कि मुझे लगता है कि जल्दी वो शुरू होने वाला है, तो फिर अपने चैनल को ओपन करो, जल्दी ये शुरू होने वाला है। और तभी देखते हैं समुंदर के बाहर हलचल। डोका भी अपने चैनल को ओपन करते ही बहुत हैरान होता है क्योंकि हम देखते हैं एक हाइडन सिनेरियो अराइव हो चुका है। हाइडन सिनेरियो कमांडर स्लेयर, कैटेगरी है हिडन, डिफिकल्टी लेवल है A+। इसमें आपको सी कमांडर इसियासुर जो होता है उसको मारना होगा और स्केप करना होगा। टाइम लिमिट 10 दिन और रिवार्ड में है 9000 कॉइन्स। बहुत ज़्यादा होता है, पर अगर आप ये नहीं कर पाओगे इसका पेनल्टी होगा डेथ। तभी देखते हैं डोका भी सारे कॉन्स्टेलेशंस को मनाने में बिजी हो जाता है और कहने लगता है ओह डियर कॉन्स्टेलेशंस, प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा शांत कर लीजिए। स्ट्रीम मैंने बंद नहीं करा था, ये सर्वर एरर की वजह से हुआ था। आई स्वेयर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस एक छोटा सा डोका भी हूँ।
अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे तो खत्म कर दिया जाएगा, है ना। दूसरी तरफ हम डोकजा को देखते हैं, उसके सामने शॉप जैसा कुछ मॉनिटर आता है जिसमें वो बहुत सारे आइटम्स को देख रहा था। बाद से वो कुछ खरीदना चाहता है पर तभी कहता है यहाँ पे कोई सर्च बटन होना चाहिए था। डोकाबी की तरफ देखता है और सोचता है देखो तो सारे कॉन्स्टेलेशंस को मनाने में बिजी है। मैंने बियोंग को थ्रेटन करा है कि वो मेरे लिए स्टार स्ट्रीम कैश शॉप ओपन करे जो है डोकाबी शॉप। और तभी देखते हैं ये डोकाबी शॉप है, मतलब इस शॉप को नॉर्मली कोई और बंदा नहीं खोल सकता सिवाय अब हमारे डोकजा के। तभी देखते हैं वो डोकाबी से पूछता है हे मुझे थोड़ा सा मदद चाहिए। पर डोकाबी तो इस तरफ कॉन्स्टेलेशंस को मनाने में बिजी है और तभी उसकी तरफ घूरते हुए कहता है क्या सर्च बटन ना राइट बॉटम कॉर्नर में है। डोकजा देखने लगता है और सोचता है ये डोकाबिस भी हमसे कुछ अलग नहीं होते हैं, इनको भी बस पैसे ही चाहिए। ओके मुझे 2 आइटम्स को सर्च करना है। सर्च आइटम एंशिएंट ड्रैगन। जब डोकाबी ये सुनता है हैरान होता है और सोचता है हॉली क्रैप तुमको इस बारे में कैसे पता है द एंशिएंट ड्रैगन। डोकजा कहता है नहीं ऐसे ही बस पता है, मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया। तभी इसके बारे में हमें बताया जाता है द हार्ट ऑफ द एंशिएंट ड्रैगन। इसका ग्रेड है SS। इसका प्राइस है 1.5 लाख कॉइन, मतलब बहुत ज़्यादा, पर आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ये देख के डोकजा कहता है टोसा के हिसाब से इस हार्ट का ओनर शायद इटली में है। कितना लकी है वो बंदा, उसका कॉन्स्टेलेशन बहुत ज़्यादा रिच है, उसने ही उसे ये खरीद के दिया था। और तभी कहता है सर्च आर्क डिमोनिक आई बॉल, सर्च वाइट स्टार वेपन ऑरा। ये सब सुन के डोकाबी और हैरान होता है। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा जो कि एक ह्यूमन है इसको इतने सब कुछ के बारे में कैसे पता। और डोकाबी शॉप जिसके बारे में शायद किसी ह्यूमन ने या फिर किसी रेग्रोसोर तक ने नहीं सुना होगा उसके बारे में इसको कैसे पता। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं डोकाबी कहता है तो तुमने ये सब क्या खरीदा है? 4 बैग ऑफ मस्कस और 4 कांटे, आखिर करना क्या है तुम्हें? डोकजा कहता है ये तो तुम्हें खुद ही समझना होगा। वो कुछ अजीब से चीजें खरीदता है जिसका की प्राइस था 800 कॉइन। डोकाबी ये देख के कहता है तुम्हें पता है ना ये रिफंड नहीं हो सकते। डोकजा कहता है बिल्कुल मुझे पता है। तभी नोटिस आता है द कॉन्स्टेलेशन सिक्योरिटी प्लॉटर वो तुम्हारे प्लान को लेके क्यूरियस हो रहा है। द कॉन्स्टेलेशन एब्सियल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन वो तुम्हारे इस मूव को देख के डिस्प्लेस्ड हो रहा है। ये सारे नोटिस देख के डोकजा सोचता है तुम लोगों को देखने के लिए आखिर कौन कह रहा है। तभी डोकाबी को देखता है, वो बहुत ही गुस्से क्यूरियोसिटी के साथ उसकी तरफ देखता है और अपने चैनल को फिर से कुछ देर के लिए बंद करते हुए कहता है आई होप कि तुम भूले नहीं हो, मैंने अब तक तुम्हारे साथ एग्री नहीं किया है। डोकजा कहता है हाँ मुझे पता है, मैं अगर इस सिनेरियो को कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद ही तुम करोगे। डोकाबी कहता है वेल चलो अब देखते हैं कि तुम इस सिनेरियो को क्लियर कर पाते हो कि नहीं। अभी के लिए मैं जाता हूँ, गुड लक। और तभी देखते हैं वो चुटकी बजाता है। चैनल PL या फिर I हो सकता है, आई एम सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कमेंट कर देना। 7623 हैज़ बीन ओपनड, यानी उसका चैनल ओपन हो चुका है। वो कहता है गुड बाय, मे द स्टोरी ब्लेस यू। और ये कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाता है। डोकजा अब टाइम की तरफ देखता है कि ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, जल्द ही स्टोमक का जो एसिड होता है वो निकलने वाला है। जो भी चीज़ें खरीदा था हम देखते हैं उन सारे चीज़ों को वो अपने थ्रोन यानी कांटे में लगाने लगता है। तभी इस सरपेंट मॉन्स्टर के पेट के अंदर थोड़ा सा हलचल होने लगता है, बहुत सारे पोर्स ओपन हो जाता है और उनमें से एसिड बाहर निकलने लगता है। डोकजा सोचता है चलो शुरू हो चुका है, मैं यहाँ से ज़रूर वापस जाके ही रहूँगा। और तभी वो उस थ्रोन को कहीं फेंकने के लिए तैयार होता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा। एपिसोड के शुरू में हमें आसमान में दिखाया जाता है बहुत सारे तारे। तभी हम नीचे देखते हैं शहर की हालत बहुत ख़राब है, चारों तरफ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसी सरपेंट मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था, पर कुछ ही देर बाद देखते हैं वो मॉन्स्टर चीखने लगता है और उसके अंदर हम पानी की ववर को देखते हैं, यानी उसके पेट के अंदर एसिड की वजह से हम देखते हैं उसकी पेट के अंदर जो भी कुछ था वो सब गलने लगता है। पर वहीं पे हमें तभी डोकजा दिखाया जाता है जो कि पेट के अंदर यानी स्टोमक के अंदर झूल रहा होता है। वो जिन सारे कांटों को लिया था या फिर खरीदा था डोकाबी शॉप से, उन्हीं सारे कांटों की मदद से वहाँ पे जिंदा बच चुका है। उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर अभी भी एसिड चारों तरफ बिखर रहा है, सब कुछ को गलाने की कोशिश कर रहा है। तभी डोकजा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी आँख बंद होने ही वाला है। तभी वो सोचता है कितना देर आखिर हो चुका है, क्या मैंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया है? मैं बस एक ऑर्डिनरी रीडर डोकजा हूँ, जिसका मतलब एक रीडर होता है।
यहाँ तक कि मैं तो इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट भी नहीं हूँ। आई वंडर माँ ठीक है कि नहीं। उनको ठीक होना ही चाहिए, आखिर वो माँ है। क्या ये सब एक सपना है? नहीं, सपना तो नहीं हो सकता। स्टिल आई विश कि ये सब एक सपना होता। हाँ, ऐसा नहीं कि पहले की जो दुनिया थी वो बहुत अच्छा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर कम से कम वहाँ पे मुझे अपने जीवन को रिस्क पे तो डालना नहीं पड़ता था, या फिर एक जाइंट मॉन्स्टर के पेट के अंदर तो रहना नहीं पड़ता था। कुछ देर बाद देखते हैं उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर थोड़ा सा शांत होता है सब कुछ। तभी वहाँ पे डोका भी इंटर करता है और कहता है, वाओ, सच में मानना होगा, तुमने आखिर कर लिया। नोटिस आता है बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस तुम्हारे इस सर्वाइवल स्किल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके हैं। कॉन्स्टेलेशंस ने तुम्हें 100 कॉइन्स गिफ्ट में भी दिए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं द 4th डे, यानी सेकेंड जो हाइडन सिनेरियो था, इसका 4th डे चल रहा है। अब डोकजा की हालत बहुत ख़राब है। वो पीछे डोकाबी को देखता है। डोकाबी कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम उन सारे थ्रोन्स को ऐसे यूज़ करने वाले हो। सच में ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तभी देखते हैं डोकजा वो बेहोश होने लगता है। तभी वो नीचे गिर जाता है और हमें नोटिस में दिखाया जाता है हाइडन सिनेरियो वो ख़त्म हो चुका है। बाहर से देखते हैं वो सर्पेंट मॉन्स्टर वो मर चुका है, जिसकी वजह से अब उसे 9000 कॉइन एज ए रिवॉर्ड मिल चुका है। वो ऐसा कोई है जो कि पहली बार 7 सी मॉन्स्टर को मारा है, और उसके वजह से उसे अचीवमेंट रिवॉर्ड के हिसाब से 1000 कॉइन और मिल चुका है। कुछ देर बाद हम डोकजा को देखते हैं। वो थोड़ा सा खुश होता है और सोचता है, चलो मैं जिंदा तो हूँ। डोका भी कहता है, स्टोन हॉग्स वो तो कोस्टलाइन की तरफ रहते हैं, स्मॉल सी क्रीचर्स को प्रे करते हैं। वो अपने स्पेशल थ्रोन्स को ऐसे ही अपने ओपोनेंट को, अपने एनिमी को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं जब तक कि वो मर ना जाए। पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे ऐसे ही यूज करोगे। वो उन सारे कांटों को देखते हुए कहता है। तभी और नोटिस आता है, कुछ कॉन्स्टेलेशंस तुम्हारी ये हालत देख के थोड़ा सा हंस रहे हैं। कुछ कॉन्स्टेलेशंस अब समझ चुके हैं तुम्हारा डिसीजन, पर हाँ, कुछ कॉन्स्टेलेशंस ये भी कंप्लेन कर रहे हैं इसके बाद से तुम अपना जो भी डिसीजन होगा, जो भी कुछ होगा, वो सब शेयर कर देना ताकि उनको दिमाग घुमाना ना पड़े। डोका भी डोकजा को पकड़ते हुए कहता है, और मुझे ये भी नहीं पता था मस्कस ऑफ द हैमर शी-हॉर्स बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, वो भी इचियाशुर यानी द सर्पेंट मॉन्स्टर के एसिड से बचने के लिए। वाओ, सच में बहुत अच्छा है। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम डोकजा को वही जो पाउच था जिसमें द हैमर ऑफ सी-हॉर्स मस्कस था वो यूज करते हुए देखते हैं, वो भी अपने बॉडी के ऊपर। यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए उसने जो सर्पेंट मॉन्स्टर था उसका जो बॉडीली फ्लूइड था वो भी पिया है, जिसकी वजह से उसका स्टेमिना और ज्यादा बढ़ चुका है। वो 11 से अब 12 लेवल तक आ चुका है। और ये सब करने के बाद सब कुछ था उसका विल पावर के ऊपर, क्योंकि अब उसे झूलना था और उसने ऐसा ही किया है। वो ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। तभी डोका भी कहता है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना? डोकजा कहता है, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। तभी नोटिस में दिखाया जाता है 4th वॉल के द्वारा उसका जो पेन था उसको नलीफाई किया जा रहा है। डोका भी सारे कॉन्स्टेलेशंस को कहता है, एनीवेज ये जो अमेजिंग सर्वाइवल ड्रामा था, आई होप कि ये आप सबको पसंद आया डियर कॉन्स्टेलेशंस। डोकजा कहता है, जस्ट ओपन द डैम डोका भी शॉप यार। कुछ ही देर बाद देखते हैं वो इचियाशुर के बॉडी में कुछ होल करता है और सामने एक ग्लोइंग बॉल जैसे कुछ को देखते हैं। इसका नाम है इचियाशुर्स न्यूक्लियस। ये डोकाबी को दिखाते हुए कहता है, मैं इसे सेल करने वाला हूँ, तुम डोकाबी शॉप में जो ऑक्शन होते हैं उनमें ये लगाओ, और उसके बदले मुझे ब्रोकन फेथ चाहिए और कुछ भी नहीं। डोका भी कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुमको ये सब कुछ आखिर पता कैसा है? डोकजा उससे बात कर ही रहा था, पर तभी डोका भी कहता है, रुको, उसके पहले डियर कॉन्स्टेलेशंस, हम लोग अभी एक एडवर्टाइजमेंट के बाद वापस आते हैं। ये देख के डोकजा उसकी तरफ देखते रहता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हमें स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट को दिखाया जाता है, जिसमें कि पहला था डोकजा को सारे रूल्स मानने होंगे जो भी इस स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट में है, जब तक कि वो मर नहीं जाए या फिर वो सारे सिनेरियोस क्लियर ना कर दे। पहले डोकजा किसी भी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशंस को चूज नहीं कर सकता जब तक कि वो मर ना जाए या फिर सिनेरियोस को क्लियर ना कर दे। तीसरा है इनकारनेशन। डोकजा किम को हमेशा के लिए डोकाबी बियोंग्स के चैनल में ही रहना होगा। 4th नंबर पे है डोकाबी बियोंग और इनकारनेशन डोकजा किम, वो दोनों एक दूसरे के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। जो भी शेयर का परसेंटेज होगा वो दोनों को एक साथ बात करके सुलझाना होगा। डोकाबी ये दिखाते हुए कहता है, मैं पहले तो इतना ज्यादा श्योर नहीं था, पर तुम्हें देख के और तुम्हारा जो ये हिडन सिनेरियो को क्लियर करने का जज्बा था, ये देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए ये लो। डोकजा इसे देखते रहता है और कहता है, क्या एक फुल रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट?
डोका भी कहता है तुम ह्यूमंस तो ऐसे ही करते हो ना, मुझे लगा ये तुम लोगों को पसंद है। चलो अब करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। डोकजा उसकी तरफ देखते रहता है और सोचता है सब कुछ देख के तो अच्छा लग रहा है। इससे अच्छा डील मुझे नहीं मिल सकता, पर एक चीज़ के अलावा। और वो कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ मिसिंग है, तुम्हें पता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डोका भी कहता है क्या? तुम्हारा मतलब है सील ना? हम लोग वर्बली मतलब बात करके इसे एग्री कर सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये सोल बाउंडेड होता है, तो हम दोनों मुकर नहीं सकते, तुम्हें पता है ना। पर डोकजा कहता है नहीं, जो पैसे का रेशो है वो तुमने मुझे बुद्धू बनाने की हिम्मत कैसे की? डोका भी कहता है ओह अरे पैसा कुछ चलो 50-50 करते हैं, ठीक है। और वैसे भी मैं अपने चैनल के लिए तुम पर कोई चार्ज नहीं डालूंगा, जो भी हमें कॉइन्स मिलेंगे वो सब हम 50-50 कर लेंगे। डोकजा कहता है तुम्हें लगता है कि मैं एक इडियट हूँ? डोकाबी को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, इंडस्ट्री में तो यही रेट चल रहा है ना। कॉन्स्टलेशन जो कि हमारे चैनल को देखते हैं वो कुछ कॉइन शेयर करते हैं जो कि हमारे पास थोड़े से आते हैं, उसका शेयर हमारे पास थोड़े से आते हैं, ऐसे ही तो सब कुछ होता है। डोकजा कहता है तुम्हें पता है ना मेरा कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं है, और मुझे पता है जब किसी का सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशंस नहीं होता है, जो भी गिफ्ट्स कॉइन्स इनकारनेशन को दिया जाता है कोई भी कॉन्स्टलेशन द्वारा, उसके लिए डोकाबी को एक कमीशन मिलता है। आई एम श्योर मैंने तुम्हारा ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉफिट बना दिया है ना। ये सुन के डोकाबी थोड़ा सा नर्वस होता है और हंसने लगता है। डोकजा कहता है ठीक है, अगर सब कुछ ऐसा ही है सारा कॉइन्स मैं रखूंगा, तुम सारे कमीशंस रख लेना, मैं तुम्हें एक भी कॉइन नहीं दूंगा। ये सुन के डोकाबी बहुत हैरान होते हुए कहता है क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चलो तुम 70% रख लो। डोकजा कहता है नहीं, अगर तुम मुझे पूरा का पूरा दे दोगे तभी मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं किसी और चैनल में चला जाऊंगा। मैंने सुना है गिल्डर का जो चैनल है वो बहुत अच्छा चल रहा है। डोकाबी कहता है ठीक है चलो 80% तो ले लो ना। पर डोकजा मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, वो कहता है 100% या फिर नथिंग। इससे डोकाबी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता। डोकजा कहता है देखो एडवर्टाइजमेंट जल्दी ही खत्म होने वाला है, सारे कॉन्स्टलेशंस को भी अब इतने लंबे एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम देख तो रहे हो ना। डोकाबी के हाथ में अब कुछ नहीं था, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी कहता है फाइन, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता हूँ। तभी डोकजा कहता है ओह और एक चीज़, मुझे कॉन्ट्रैक्ट फी भी चाहिए, मुझे 5000 कॉइन्स दे दो। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम उसी असुर को मरे हुए देखते हैं। डोकजा तैरते हुए बाहर से बाहर आता है और सोचता है बहुत दिन हो चुके हैं फ्रेश एयर को इंटेक कर रहा हूँ, मुझे लगा था कि सिर्फ 2 दिन में काम हो जाएगा, पर 4 दिन भी बुरे नहीं हैं, क्योंकि जॉन यॉर्क जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है उसे भी 4 दिन लगे थे। और उसके साथ मैंने तो डोकाबी के साथ एक स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है, और उसके बाद उसे बहुत गुस्से में भी करके आया हूँ, क्योंकि 5000 कॉइन जो उसको देना पड़ा था। पर यह बहुत अजीब है, मैं पहले किसी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा पाया था, पर अब सिर्फ एक बुक पढ़ने की वजह से मैं बहुत बड़ा एक डील साइन करके आया हूँ। तभी देखते हैं नोटिस आता है पर्सनल स्किल द 4th वॉल, ये अब तक एक्टिव है। ये देख के उसे याद आता है पास्ट में हमें दिखाया जाता है, वो अपनी इस 4th वॉल के बारे में डोकाबी को बताता है कि वो अपना एट्रीब्यूट विंडो नहीं देख पा रहा है। डोकाबी कहता है क्या सिस्टम एरर? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वो भी ट्राई करता है उसका एट्रीब्यूट विंडो देखने की, पर तभी देखते हैं पर्सनल स्किल 4th वॉल एक्टिवेट होता है, जो कि उसको भी रोक देता है। ये याद आते ही हम देखते हैं डोकजा विलेनिश स्माइल देता और कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरा ये स्किल या था कि डोकाबी जैसे किसी को भी इंटरफेयर करने से रोक सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक बहुत अच्छा कॉन मैन यानी विलेन बन सकता हूँ। तभी वो कहीं पे एंटर करता है, एक बैरियर को क्रॉस करता है। तभी नोटिस आता है तुमने एक ऐसे एरिया में एंटर करा है जहाँ पे द सेकेंड मेन सिनेरियो चल रहा है। द सिनेरियो एरिया इज़ हाईली कॉन्टेमिनेटेड। अपने ब्रेथ को थोड़ा सा होल्ड करके रखो और जल्दी से जल्दी अंडरग्राउंड हो जाओ। और तभी देखते हैं बाकी जो ऑरा था वो बहुत खतरनाक था। डोकजा सोचता है यह हवा तो पॉइजनस है। सामने देखते हुए सोचता है चलो रियल गेम तो अब शुरू होता है। तभी इस जगह की हालत देखते हैं जो कि बहुत ख़राब है। चारों तरफ मॉन्स्टर्स एक दूसरे से फाइट करे जा रहे हैं और चारों तरफ की हालत और ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। तभी कॉन्वेंस स्टोर के अंदर देखते हैं डोकजा को देखते हैं वो बहुत सारे खाना बैग्स के अंदर भरे जा रहा है। खाना भरने के बाद वहाँ से वो जाने लगता है और सोचता है ये इनफ होना चाहिए। यहाँ तक कि नोटिस में हम देखते हैं वो इलायंस मंकी स्लंग का यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो सारे डेडली पॉइजन हैं
वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। इसका ड्यूरेशन 20 मिनट है। तभी वो जा ही रहा था, आवाज़ आता है, हेल्प, प्लीज़ मदद करिए। वो वहाँ पे घूमता है, हैरान होते हुए देखता है वहाँ पे एक औरत थी। वो सोचता है क्या यहाँ पे ऐसा कोई है जो कि अभी भी जिंदा है। वो औरत वो कहने लगती है, मदद करिए प्लीज़, प्लीज़ मदद करिए। सीन शिफ्ट होता है। तभी देखते हैं डॉगजा उस लड़की को लेके दौड़ते हुए बाहर से भागने लगता है और सोचता है ऑक्सू स्टेशन जो कि पास ही होना चाहिए वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर था। सबसे क्लोजेस्ट अंडरग्राउंड स्टेशन है जो कि है ग्योमुहो स्टेशन। पर जब वो वहाँ पे जाता है देखता है कि वो बंद है। वो सोच में पड़ जाता है कि अब वो कहाँ जाएगा। और तभी वो लेडी कहती है 4 नंबर एग्ज़िट। और तभी देखते हैं 4 नंबर एग्ज़िट वो खुला हुआ है। वो वहाँ पे जाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे जाते ही देखते हैं कुछ लोग दरवाज़ा या फिर गेट को बंद कर देते हैं। वो बाहर से चिल्लाने लगता है, खोलो खोलो जल्दी, मेरे साथ एक इंजर्ड वुमन है। पर वो लोग खोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता और कहने लगते हैं ये जगह ऑलरेडी ओवर क्राउडेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और ज़्यादा लोगों की जगह नहीं है यहाँ पे। डॉगजा कहता है इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, प्लीज़ खोलो। और सोचता है क्या क्या कहा उसने, ओवर क्राउडेड, भीड़ ज़्यादा है। पर टोयसा में तो मैंने कभी ऐसा नहीं पढ़ा। और तभी देखते हैं वो लाठी से उस गेट को एक ही बार में उठा देता है। सारे लोग उसे ऐसा करते हुए देख के बाहर से भागने लगते हैं। और तभी नोटिस आता है तुम सेफ्टी जोन के अंदर आ चुके हो। कुछ देर बाद अपने मुंह से वो लंग्स निकाल के वो उस लेडी को देते हुए कहता है ये अपने मुंह के अंदर कुछ देर के लिए रख लो, इससे तुम फुली रिकवर तो नहीं हो जाओगी, पर तुम्हारे अंदर जो पॉइजन है उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। वो उस औरत की तरफ देख लगता है और सोचता है ये जो कैरेक्टर है ये तो मुझे टोयसा में कहीं नहीं दिखा था, या फिर मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या मैं एक बार इसकी कैरेक्टर प्रोफाइल को देख लूँ। वो देखने जाता तभी आवाज़ आता है यहीं पे है, देखो देखो यहीं पे। कुछ लोगों को हम उनके पास आते हुए देखते हैं। एक बंदा बहुत ही गुस्से में कहता है हू द हेल आर यू। डॉगजा उसकी तरफ देखने लगता है। हमें नोटिस में दिखाया जाता है द कॉन्स्टेलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। उसको इन अनवेलकम गेस्ट ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। डॉगजा अपना नाम कहता है। ये सुन के वो बंदा कहता है डॉगजा किम, ये तुम्हारा नाम है। डॉगजा कहता है हाँ। पर तभी वो बंदा गुस्से में कहता है मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन हो तुम। तभी पीछे से एक बंदा देखते हुए कहता है देखो वो लड़की, क्या वो माइनर ग्रुप में से है ना। पर उस बंदे को पीछे से बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो गुस्से में उस दूसरे बंदे की तरफ देखने लगता है। वो बंदा कहता है आई एम सॉरी सर सेलेसु, तो तुम पहले जाओ। ये नाम सुन के डॉगजा सोचता है क्या सेलेसु, आई एम सॉरी अगर मैं यहाँ पे नाम का प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो। ये नाम सुन के मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि इनके बारे में चिंता करने की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। डॉगजा उनकी तरफ देखने लगता और सोचता है मैंने हमेशा सोचा था लॉलेसनेस वही तो है एक लिस्ट वे, वो भी टोयसा के अंदर। दुनिया जब ख़त्म हो जाता है तब दुनिया में कोई भी लॉ नहीं रहता। तभी देखते हैं बहुत सारे बंदे वो लड़की वहाँ पे उनके पास रखे जाने के लिए कहता है, साथ में सारे जो फूड है वो भी रखे जाने के लिए कहता है। और कहता है ये सब रख के यहाँ से चले जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। डॉगजा सोचता है जितना भी हो उस बुक से तो ये सारे ह्यूमंस और ज़्यादा बुरे हैं, लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी नोटिस आता है प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड, उसको गुस्सा आ रहा है। द कॉन्स्टेलेशन डिमोनिक जज ऑफ फायर इनजस्टिस को देख के फ्यूरियस है। और तभी एक बाउंटी हंटर सिनेरियो आ जाता है। डॉगजा अपने हाथ का जो लाठी था उसे लेके खड़ा हो जाता है। वो बंदा कहता है तो क्या मेरे एडवाइस को इग्नोर करने की तुमने हिम्मत की, ठीक है। तभी देखते हैं वो अपने हाथों में फिंगर रिंग्स पहन लेता है और मारने के लिए तैयार होता है और कहता है मैंने तुझे चांस दिया था, अभी भी कह रहा हूँ 1 2 3 काउंट करता हूँ, यहाँ से निकल जा नहीं तो मर जाएगा। पर तभी कुछ देर बाद हमें साउंड सुनाई देता है। हम देखते हैं कि डॉगजा एक एक करके सारे बंदों को वहाँ पे मार चुका है। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये बंदा आखिर कौन है, क्या इसके पास कोई भी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन है, ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। डॉगजा सोचता है किसी का भी टोटल स्टैट्स होता है उसका सम ही उसका ताकत बताता है, जैसे कि स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, सब कुछ मिला के जो सम होता है उसी से ताकत होता है। जैसे कि मेरा है 33, इनमें से हर किसी का मिला के भी सिंगल डिजिट पार नहीं होता। तो फिर चाहे इनके पास कॉन्स्टेलेशन हो या फिर नहीं, वो लोग मुझे कभी हरा नहीं सकते। तभी वो उस बंदे के पास जाता है, उसका कैरेक्टर प्रोफाइल ऑन करता है, पर उसमें उसका जो सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन मोनाक ऑफ द स्मॉल फ्राइज वो थोड़ा सा अजीब है। तभी वो उस बंदे को देख के कहता है चेल्सुबैन फ्रॉम द चेवल्डू गैंग,
ये सुन के वो बंदा कहता है क्या तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। डॉक्टर सोचता है वो एक तरह का बार्डमैन था, वो भी गियोमो स्टेशन का जो ग्रुप था, पर नोबेल के हिसाब से तो उसे जूनियॉक के हाथों पहले ही मारा जाना चाहिए था, वो अभी जिंदा क्यों है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वो बंदा कहता है ओह अब मुझे समझ में आया, तो तुम उस तरह की बंदे हो, तुमने भी कई सारे लोगों को मारा है ना। मैं तुम्हारी तरफ देख के ही ऐसा बोल सकता हूँ कि तुम और मैं बिल्कुल अलग नहीं है। ये सुन के डॉक्टर हैरान होता है और तभी थोड़ा पास्ट के बारे में सोचता है, जब सब लोग मर रहे थे पर वो चुप था, वो देख रहा था, शायद वो उन्हें बचा सकता था, शायद उन्हें बचाना चाहिए था। उसे नामुमकिन की बात याद आता है, उसने कहा था बी ऑनेस्ट, तुम बस देखना चाहते हो उनको लड़ते हुए, एक दूसरे की जिंदगी के लिए लड़ते हुए। और एक नोटिस आता है द फोर्थ वॉल हैज ब्लॉक्ड द ब्लफ ऑफ जेल सुबैंग। तभी डॉक्टर उसके हाथों में वो थ्रोन मारता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अभी इतना नहीं बोलना चाहिए, कम से कम इस सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं। तभी नोटिस आता है द कॉन्स्टेलेशन मोनाक ऑफ द स्मॉल फ्राइज, वो अमेज हो चुका है। द कॉन्स्टेलेशन मोनाक ऑफ द स्मॉल फ्राइज, वो 100 कॉइन्स तुम्हें दिया है। पर ये क्या 100 कॉइन ये कॉन्स्टेलेशन डॉक्टर को क्यों दे रहा है, ये तो चेल्सू का कॉन्स्टेलेशन है ना। तभी यहाँ पे उसका जवाब भी दिया जाता है, जो मोनाक ऑफ स्मॉल फ्राइज कॉन्स्टेलेशन है ये बहुत बुरा एक कॉन्स्टेलेशन है, मतलब ये इसीलिए फेमस है कि ये अपनी इनकारनेशन का कभी भी वैल्यू नहीं करता। नोटिस में दिखाया जाता है 2 मिनट बचे हुए हैं, डॉक्टर को अब इस आदमी को ख़त्म करना ही होगा। तभी सारे लोग, उसके जो सारे बंदे थे वो सारे पीछे से ये देख रहे थे। उनमें से एक बंदा चिल्ला के कहता है रुक जाओ प्लीज़, उसे जाने दो। डॉक्टर पीछे देखता है और सोचता है ह्यूमंस वो बहुत वीक होते हैं, कैसे इनके जैसे कमज़ोर ह्यूमंस इतना ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड और क्रूएल होते हैं। ये जो एपोकलिप्स है ये बस इनके लिए एक एक्सक्यूज़ है। और तभी वो उस बंदे को देखता है, उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है बोलो मुझे तुमने ऐसा क्यों करा। पर वो बंदा बस कहता है फक जस्ट किल मी ऑलरेडी यू सन ऑफ ए बिच। पर डॉक्टर उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों की तरफ देख के उसे लगता है कि दुनिया ख़त्म होने से पहले या फिर एपोकलिप्स आने से पहले ये बंदा भी बहुत कुछ सह चुका था, बिल्कुल डॉक्टर की तरह। तब वो उसकी तरफ देखता है और कहता है मे बी हम लोग अलग नहीं हैं। तभी देखते हैं सेकेंड सिनेरियो वो ख़त्म होने ही वाला है। हमें एक ज़ोर से साउंड सुनाई देता है, उस आदमी को देखते हैं, डॉक्टर उस आदमी को मार चुका है। हमें नोटिस में दिखाया जाता है द कंडीशन ऑफ द सब सिनेरियो वो फुलफिल हो चुका है, तुमको 300 कॉइन दिया गया है और जो मोनाक ऑफ द स्मॉल फ्राइज है वो तुम्हारी इस हरकत को देख के सेटिस्फाई हुआ है और तुमको 100 कॉइन्स गिफ्ट करा है। उस बंदे को मरते हुए देख के वहाँ पे जितने भी सारे बंदे थे वो रोने लगते हैं, डॉक्टर से कहने लगते हैं कैसे तुम ऐसे कर सकते हो, तुम इतना कोल्ड ब्लडेड कैसे हो सकते हो। पर डॉक्टर बस इतना ही सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए ये दुनिया एंड होने ही वाला है, तो फिर मुझे इस नए दुनिया में खुद को एडप्ट करना ही होगा। तभी देखते हैं वो उस लेडी को उठाता है, उनकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे बाकियों के पास ले चलो। ये सुन के वो सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए उसकी तरफ देखते हैं। सो अब डॉक्टर आखिर कहाँ जाएगा उनके साथ और आगे क्या होगा, अगर आपको देखना है सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू सो मच देखने के लिए। एपिसोड के शुरू में हमें मैप दिखाया जाता है, वहीं पे हमें गियोमो स्टेशन दिखाया जाता है। उसी स्टेशन में हम देखते हैं लोग, तभी ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर डॉक्टर उस लड़की के साथ और बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे। सब लोग उन्हें ऐसे देख के, ऐसे हर्ट देख के बहुत हैरान होते हुए कहते हैं क्या ये चेल्डू ग्रुप है ना, क्या कोई हर्ट हुआ है। डॉक्टर को देखते हैं, तभी सामने से आवाज़ आता है डॉक्टर ओ माय गॉड डॉक्टर किम। तभी भीड़ में से हम संघा को देखते हैं, वो डॉक्टर को देख के बहुत हैरान हो चुकी है, बहुत चौंकते हुए दौड़ते हुए उसके पास आती है। और तभी उससे पहले हम देखते हैं डॉक्टर के पास वो छोटा सा बच्चा आता है और उसे हक कर लेता है। वहीं पे हम ह्योनसू और संघा को देखते हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। संघा कहती है डॉक्टर ओ थैंक गॉड तुम सच में ठीक हो। ह्योनसू कहता है आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें पीछे छोड़ा, इसके लिए सच में मुझे माफ़ करना। डॉक्टर कहता है इट्स ओके, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं था। थैंक गॉड जूनियॉक तुम ठीक हो। जूनियॉक यानी वो बच्चा, उस बच्चे को तभी वो एक चॉकलेट देता है और तभी कहता है अच्छा मुझे बताओ जूनियॉक यू वो आखिर कहाँ है। और तभी वो लोग कहते हैं वेल वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो एक दिन पहले ही इस स्टेशन को छोड़ के जा चुका है। ये सुन के डॉक्टर सोचता है ओ अब मुझे समझ में आया, शायद इसी वजह से चियल्डू गैंग के मेंबर्स जिंदा है, क्योंकि वो जल्दी यहाँ से निकल गया।
जूनियर यू एक रेग्रेसर है जो कि एक ज़िंदगी को बार बार जीता है, और मुझे जितना पता है ये उसका 3rd राउंड है, और इसमें रिबॉर्न होने के बाद वो एक मॉन्स्टर बन चुका है जो कि हर एक चीज़ को मोनोपोलाइज करता है। और तभी सोचते हुए वो थोड़ा सा जोर से कहता है, पर वो फिर भी ऐसा कोई है जो कि अपने पीछे कोई लूज एंड नहीं छोड़ता। संघा कहती है, क्या? डॉगजा कहता है, नहीं बस मैं खुद से ही बात कर रहा था। तभी नोटिस आता है, द कॉन्स्टेलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर, वो तुम ये जोर से बात कर रहे हो, इससे उसे खुशी हुई है। डॉगजा तभी मिस्टर हान के बारे में पूछता है। वो और कुछ पूछता तभी आवाज़ आता है, सब कोई हट जाओ मेरे रास्ते से। और तभी देखते हैं डॉगजा को सारे लोग मिलकर घेर लेते हैं, और वहीं पे मिस्टर हान को देखते हैं जो कि सबको बता रहा था कि ये बंदा है, ये बास्टर्ड, इसको यहाँ से बाहर भेजो, ये बुरे से भी बहुत बुरा है, सच में एक इविल है, इविल। उसे ऐसा करते हुए देख के डॉगजा और सब उसकी तरफ बस देखने लगते हैं, पर मिस्टर हान और कुछ कहता तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है और कहता है, कम ऑन मिस्टर हान, तुमको शायद हमारे गेस्ट के साथ थोड़ा सा अच्छे बिहेव करना चाहिए। प्लीज़ टू मीट यू, तुम शायद नए बंदे होगे, क्या तुम अपना नाम बता सकते हो मुझे? वैसे मैं हूँ इनोचियोन। डॉगजा भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और सोचता है, क्या इनोचियोन, ये नाम मुझे सुना हुआ तो लग रहा है। उसके पास यहाँ तक कि सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन भी है, और शायद लगता है कि वो इस ग्रुप का लीडर है। लगता है मैंने जो इनके ग्रुप के साथ किया है वो मुझे अब मारने वाला है। पर तभी इनो कहता है, जो लोग तुम्हारे साथ आए हैं उन्होंने कहा कि तुमने उन्हें बचाया है। ये सुनते ही डॉगजा हैरान होता और सोचता है, क्या? तभी इनो सबको बोलता है, सबको यहाँ पे आ जाओ, ये जो बंदा है इसने साहस दिखाते हुए हमारे मेंबर्स को बचाया है, यहाँ तक कि इसने हमारे लिए खाना भी लाया है। और तभी कहता है, ओह खाना। ये सुनते ही हम देखते हैं वहाँ पे सब लोग डॉगजा को देख के बहुत खुश होते हैं, उसको वेलकम करते हैं। पर डॉगजा बस सोचे जा रहा है, व्हाट द, मुझे तो लगा था ये लोग मुझे मारेंगे, पर चलो सही है। द कॉन्स्टेलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। इनो कहता है, वैसे हमारे यहाँ पे 86 लोग थे गियोमियो स्टेशन में, हाँ तुम्हें जोड़ के 87 हुए अब। डॉगजा कहता है, वो ये तो बहुत कम है, जितना कि मैंने सोचा था उससे बहुत कम। पर वहाँ के लोग कहते हैं, सिर्फ जो केबिन के अंदर थे और जो स्टेशन के पास थे वही बच पाए थे। हांसू ये सब कह रहा था और कहता है, हाँ कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, वैसे भी यहाँ पे जो कोई भी आया है सब कोई अपना सिनेरियो क्लियर करके ही आए हैं। डॉगजा सोचता है, बिल्कुल यहाँ पे जो कोई भी है सब कोई एक दूसरे को मार के ही आए हैं, मतलब यहाँ पे सब कोई एक मर्डरर है। वो उसे इस जगह के बारे में और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने लगता है और कहता है, इस जगह में 2 ग्रुप रहते हैं, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। मेजर ग्रुप में तुम्हें तो पता ही है, जो ताकतवर लोग होते हैं वही होते हैं, और जो माइनर ग्रुप है उनमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो होते हैं वो होते हैं। डॉगजा सोचता है, समझ चुका हूँ, यहाँ पे भी वैसे ही है, अगर तुम स्ट्रांग हो फिर भी स्ट्रांग में से भी स्ट्रांग को ही अलग करा जाता है, हम ह्यूमंस ऐसा ही है। तभी इनो देखते हैं मिस्टर हन को पकड़ते हुए कहता है, हाँ वो सही है, कोई होप मत खोना, चलो अब इस जगह से जाते हैं। और जाते हुए वो डॉगजा को थोड़ा सा देखता है। हियोन्सो फिर से कहने लगता है, जो भी फूड होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया जाता है मेजर ग्रुप के द्वारा, पर हमारे पास अभी बहुत कम है, इसीलिए कुछ लोगों को असाइन किया गया है। हुयोन भी इसीलिए हमारे ग्रुप का ही पार्ट है। डॉगजा कहता है, हुयोन वो कौन है? संघा कहती है, वही लड़की जिसे कि तुमने बचाया, उसी का नाम है हुयोन। अगर एग्जैक्टली बोलूँ, हुयोन के साथ बहुत सारे लोग गए थे, पर सिर्फ वही है जो कि वापस आ पाई है। तभी डॉगजा कहता है, अच्छा हियोनसेओंग, तुमने मेजर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तुम तो कर सकते थे ना, क्या तुमको उन्होंने नहीं पूछा? हियोनसेओंग कहता है, हाँ पूछा तो था, पर मुझे लगा कि मैं माइनर ग्रुप में रहना चाहता हूँ, मुझे एथिक्स और मोरालिटी के बारे में तो पता नहीं है, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ये सुन के डॉगजा खुश होता है, तभी उसको देखते हुए कहता है, सच में अब सही और गलत के बारे में चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसके बारे में कभी मत भूलना, तुमने जो किया वो सच में बहुत अच्छा था। ये सुन के हियोनसेओंग बहुत बहुत खुश होता है, रोने लगता है और कहता है, डॉगजा। पर तभी आवाज़ आता है, डॉगजा किम। हम तभी देखते हैं वहाँ पे इनो आया है उसके बंदे के साथ, उसके सारे पंटर्स के साथ, और कहता है, डॉगजा क्या तुम्हारे साथ कुछ बात कर सकते हैं? अच्छा बिना बात आगे बढ़ाए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, हमारी ग्रुप ज्वाइन कर दो और मैं तुम्हें एक ऊंचा पोजीशन दे सकता हूँ। आई होप कि तुम मेरे साथ इस ग्रुप को लीड कर सकते हो।
डॉक्टर कहता है और अगर मैं रिफ्यूज़ कर दूँ तो? ये सुन के इनो थोड़ा सा स्माइल करता है और तभी कहता है रिफ्यूज़। ये फ़नी है क्योंकि ये सोच मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। तुम तो एक हीरो हो ना, जिसने लोगों को मॉन्स्टर्स से बचाया था। तुम्हारे पावर से तुम क्या इन सारे लोगों को लीड नहीं करोगे? डॉक्टर सोचता है ओह आई सी, तुम मुझे ऐसे यूज़ करना चाहते हो। इनो फिर से कंटिन्यू करता है और कहता है मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो ताकि सब कोई सरवाइव कर सके। क्या तुम्हें वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं? डॉक्टर बस उसकी बात सुनता रहता है। सीन शिफ्ट होता है, बाद में हम देखते हैं ह्योन सियोंग उससे बात करता है और कहता है क्या तुम्हें ऐसे रिफ्यूज़ करना चाहिए था? डॉक्टर ये सुन के कहता है क्या तुम चाहते हो मैं इस ऑफ़र को मंजूर कर लेता? फिर ह्योन सियोंग कहता है नहीं ऐसा नहीं, पर मैं इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तुमने जब रिफ्यूज़ किया उसने कहा कि आ जाना अगर कभी तुम्हारा मन बदले तो। पर ये सारे बात इग्नोर करते हुए डॉक्टर उनको खाना देने जाता है, सबको एक एक लेने के लिए कहता है। पर तभी आवाज़ आता है हे, और तभी वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि गुस्से में उसके ऊपर फूट पड़ते हैं और कहने लगते हैं क्या ये सच है कि तुम खाने को लेके मोनोपोलाइज कर रहे हो? क्या तुम खाने को खुद में ही रखने वाले हो जबकि तुम्हें ये खाना सबको शेयर करना चाहिए, सबको देना चाहिए? सब लोग उसके ऊपर भड़कने लगते हैं, कहने लगते हैं इनो को इंचार्ज रहने दो खाने के लिए, सबकी तरह तुम भी उसके पास से शेयर ही लोगे। पर तभी उन भीड़ में से डॉक्टर सामने देखते हुए थोड़ा सा हैरान होता है और सोचता है द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ पर्सन इन एन एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड। वो ऐसा कोई नहीं जो इसके पास बहुत ज़्यादा डिसअपियर होता है चियोल सुबैंग जैसा, वो बिल्कुल इनो जैसा कोई है। मुझे अभी भी याद है इनो चियोन, हाँ अब मुझे याद आ रहा है इनो चियोन फ्रॉम गियोमू। ये बंदा ट्रूली डेंजरस है क्योंकि ये बंदा सबको चूज करवाता है। ये बंदा दूसरे के डिसअपियर को फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करता है। हम इनो को देखते हैं सामने जो कि स्माइल करता है और कहता है चूज़। अपने खाना शेयर करने के बाद क्या तुम एक हीरो बनना चाहते हो या फिर तुम एक विलेन बनना चाहते हो? वो डोकजा की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है। डोकजा को बहुत गुस्सा आता है और तभी वहाँ पे नोटिस आता है तुमने सेकेंड सिनेरियो एरिया में मूव कर लिया है, अब जाओ ढूंढो उस लोकेशन को जहाँ पे सिनेरियो एक्टिवेट होने वाला है। बाकी सारे लोगों को देखते हैं, सभी पागलों की तरह उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं इनो को डिस्ट्रीब्यूट करने दो, उसे फूड डिस्ट्रीब्यूट करने दो। इनो को देखते हैं, वो इविल स्माइल देने लगता है और सोचता है नाउ डोगजा, अब तुम्हारा समय है चूज करने का। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा, नहीं तो तुम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। तभी वो सबको शांत कराते हुए कहता है अरे कुछ गलतफहमी हुआ होगा शायद। डॉक्टर ने तो ऑलरेडी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है और उसने कहा है कि वो सारे जो फूड होगा उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और मन में सोचता है अब उसके पास कोई चॉइस नहीं होगा हमारे साथ ज्वाइन करने के अलावा। पर तभी वो कुछ और कहता है। डॉक्टर कहता है रुक जाओ, ऑफ कोर्स मैं सारा खाना बांट दूंगा। ये सुन के इनो खुश होता है, हंसने लगता है। पर डॉक्टर तभी कहता है पर ये फ्री नहीं होगा। बाकी सारे लोग बहुत चौंक जाते हैं कि वो आखिर किस बारे में बात कर रहा है और कहने लगता है मतलब क्या है तुम्हारा? फ्री नहीं है मतलब? क्या तुम हमें सारा खाना बेचने वाले हो? नोटिस आता है द आइज ऑफ ए फ्यू कॉन्स्टेलेशंस स्पार्कल विद एक्साइटमेंट। डॉक्टर कहता है दैट्स राइट, मैं यहाँ पे कोई चैरिटी वर्कर नहीं हूँ जो फ्री में सबको खाना बांटूंगा। सब कहने लगते हैं तो फिर बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें, बताओ जल्दी। वो कहता है नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं कॉइन्स लूँगा। कुछ देर बाद सभी लोगों को इसी बारे में बातें करते हुए देखते हैं। ह्योंगसू को बात करते हुए देखते हैं रुको डॉक्टर, क्या सच में ये गुड आइडिया है? क्या 50 कॉइन एक खाने के आइटम के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है? हाँ माना कि तुम हमसे 10 कॉइन्स ले रहे हो। तभी हुयन कहती है ये ठीक ही है, मैं अभी पे करना चालू करता हूँ, मुझे कोई फ्री का खाना नहीं चाहिए। और तभी देखते हैं वो डॉक्टर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। यहाँ तक कि वो संघा और ह्योन सियोंग को कहती है क्या बात है, क्या तुम दोनों फ्री में ही खाना चाहते हो? उसने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी थी इन सारे खाने को यहाँ पे लाने के लिए, ऐसा मत बताना कि तुम्हें ये सारा खाना फ्री में चाहिए। ये सुनने के बाद संघा और ह्योन सियोंग वो दोनों भी उससे खाना खरीद लेते हैं।
डॉक्टर संघा को कहता है, तुम्हें पता तो है ना कॉइन को कैसे एक्सचेंज करते हैं? वो कहती है, हाँ मैंने कुछ दिन पहले ही सीखा है। हमारे इंडेक्स फिंगर को एक साथ रखना होता है और उसके बाद तुम कितने कॉइन्स का ट्रेड करोगे वो उस बारे में सोचना है। तभी देखते हैं गिलियोंग ने उसे 20 कॉइन्स दिए हैं। ये देख के डॉक्टर कहता है, क्या 20 कॉइन्स पर क्यों? गिलियोंग कहता है, तुमने यहाँ आने के बाद ही मुझे खाना दिया था, याद है ना? मैं उसे भी फ्री में नहीं लेना चाहता। ये देख के डॉक्टर बहुत हैरान होता है। यह था कि कुछ कॉन्स्टेलेशन अब गिलियोंग के बारे में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हुयोन कहती है, मुझे लगता है कि गिलियोंग उन सारे शेमलेस एडल्ट से तो बेहतर ही है। अब तक सारा खाना मेजर ग्रुप ही डिस्ट्रीब्यूट करता था, उस पर मोनोपोलाइज करता था। ह्यांसियोंग फिर से कहता है, आई एग्री कि तुमने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है डॉक्टर, पर तुम हमारी तरह उन्हें भी 10 कॉइन्स में सेल कर सकते हो ना? मुझे नहीं लगता कि इतने हाई प्राइस में कोई इसे खरीद पाएगा। डॉक्टर चारों तरफ देखता है और कहता है, वेल चलो पहले देखते हैं। रात होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सभी अब सो चुके हैं। तभी ह्यांसियोंग डॉक्टर को कहता है, तुम जाके कुछ देर के लिए सो क्यों नहीं जाते? मैं देखता हूँ। डॉक्टर कहता है, नहीं मुझे सोना नहीं है, मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी पीछे से कोई आता है और उनको बुलाता है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम देखते हैं हुईयोन बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि वहाँ पे सारा खाना जो था सोल्ड आउट हो चुका था। ये और कोई नहीं, मेजर ग्रुप वाले ले गए हैं। उसे ऐसा करते हुए देख के डॉक्टर सोचता है, वो अब पहले जैसा उतनी फ्रेल नहीं रही। मुझे जितना लगा था कि वो कमज़ोर है वो उतनी भी नहीं है। तभी वहाँ पे कुछ देर बाद इनो आता है और सबको कहने लगता है, क्या सबको इधर अटेंशन दे सकते हैं प्लीज़? अब से हम खाने को थोड़ा लिमिट कर रहे हैं। आज से हम 3 बिस्किट करके देंगे पर पर्सन को। ये सुनते ही सब भड़क जाता और कहते, क्या 3 बिस्किट्स? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हम कैसे सरवाइव कर लेंगे? पर जो सर्च पार्टी होते हैं उनको तो बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा खाना मिलता है। तुम्हें क्या लगता है कि हमें नहीं पता होगा? इनो कहता है, दैट्स करेक्ट। वैसे तुम लोगों की हमेशा वेलकम है। जब भी तुम चाहो आके सर्च पार्टी ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हें और ज़्यादा खाना चाहिए। पर इतना बता दो, कोई बहुत ही मुश्किल से यहाँ वापस आ पाता है सर्च पार्टी में ज्वाइन करने के बाद। गैंग मेंबर्स जो होते हैं वही वापस आते हैं जिंदा। तुम लोग क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए खाना लाने जाए और मर जाए? अगर तुम्हें और अच्छा खाना चाहिए क्यों ना खुद तुम आके खाना ढूंढ लो। ये सुनते ही सब चुप हो जाते हैं। तभी इनो कहता है, वेल और एक रास्ता है। अगर तुम लोग सच में खाना चाहते हो तो तुम लोग अपना वर्थ दिखाओ कि तुम लोग कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हो। और ये वैल्यूएबल लेसन मैंने डॉक्टर से सीखा है। ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। डॉक्टर सही है, इस दुनिया में कैसे कुछ भी फ्री हो सकता है। और इसीलिए मैं फिर से कहता हूँ, तुम सबको अपनी वर्थ प्रूव करना होगा अगर तुम्हें खाना होगा। हम लोग कुछ भी एक्सचेंज कर लेंगे जो भी यूज़फुल होगा खाने के बदले। तभी देखते हैं वो अपना स्किल इनसाइट का यूज़ करता है। ये देखते ही डॉक्टर सोचता है, तो ये सबको ऐसे ही मोनोपोलाइज करता है, मुझे पहले से ही लग रहा था। और तभी देखते हैं सभी लोग डॉक्टर को बहुत ही गुस्से में देखने लगते हैं। डॉक्टर सोचता है, आई वॉज वंडरिंग क्यों ये सारे लोग अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो फिर ये स्किल है इनसाइट। ये सब देख के हुईयोन कहती है, वेल मेजर ग्रुप्स फिर से खाने को मोनोपोलाइज कर रहे हैं। क्या तुम नहीं चाहते थे कि यहाँ पे लोगों के बीच ट्रांजैक्शन हो ताकि मेजर ग्रुप का पावर डाउन हो? डॉक्टर हाँ कहता है। और ये सुन के वो कहती है, तो फिर तुम्हें खाना मेजर ग्रुप को सेल करना नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं बदला। उसे ऐसे कहते हुए देखते डॉक्टर थोड़ा सा इम्प्रेस हो रहा है और सोचता है उसकी इनसाइट बहुत इम्प्रेसिव है। और तभी डॉक्टर कहता है, पर इसके बदले मैंने तो बहुत सारा कॉइन्स कमा लिया। हुईयोन कहती है, क्या? और तभी संघा से चिल्ला के कहने लगती है, संघा क्या सच में तुम्हें लगता है कि हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? संघा कहती है, मैं तो करती हूँ। फिर से वो कहती है, अच्छा डॉक्टर क्या तुमने अपने लिए कुछ खाना रखा होगा ना? डॉक्टर कहता है, नहीं मैंने तो सारा खाना बेच दिया है। ये सुन के फिर से हुईयोन उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम श्योर हो कि हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? तभी डॉक्टर को गिलियोंग पोक करता है और उसे वो स्टिक या फिर खाना देने की कोशिश करता है, पर डॉक्टर उसके बालों को नरिश करते हुए कहता है, ये खाना मेरे लिए नहीं यार, मैं ठीक हूँ, तुम रख लो। और तभी सबको कहता है, ओह बाय द वे, जिसके पास जितने भी सारे खाना है, सारा खाना है, सब खाना खा लो। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ आज का दिन ख़त्म होने से पहले सारा खाना खा लो। तभी दूसरी तरफ देखते हैं वो लोग एक एक खाने के आइटम के लिए अब 200 कॉइन्स करके चार्ज कर रहे हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं डॉक्टर याक्सू जाने का रास्ता देख रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आता है, जो कोई भी इस रास्ते से गया वो मर जाता है, गैंगस्टर हो या फिर कुछ और। तुम यहाँ से जाने के बारे में सोच तो नहीं रहे हो ना? अच्छा वैसे क्या मैंने तुम्हें थैंक यू कहा है मुझे बचाने के लिए?
डॉक्टर कहता है मुझे लगता है कि हाँ कहा है तुमने। हुयन फिर से उसे थैंक यू कहती है। डॉक्टर तभी सामने कुछ लोगों को देखता है। उन लोगों को देख के हुयन कहता है वो आदमी वही है जिसने कि मुझे रेप करने की कोशिश की है, उसके ऊपर हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वो मेरा है। वो बहुत गुस्से में देखते हुए कहता है मतलब वो उसे खुद मारना चाहती है। उसे इतने गुस्से में देख के डॉक्टर सोचता है वो मर चुकी होती अगर मैंने उसे बचाया नहीं होता, पर उसके कॉन्स्टेलेशन क्या हो सकता है। आई वंडर उसका कैरेक्टर प्रोफाइल। तभी वो उसका कैरेक्टर प्रोफाइल ओपन करता है। तभी हुयन सामने देखते हुए बहुत गुस्से में वहाँ पे भागने लगती है, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी और एक बूढ़ी औरत को वो दोनों अंदर ले जा रहे होते हैं। हुयन वहाँ पे दौड़ते हुए जाने लगती है और कहती है क्या तुमने देखा वो लोग एक औरत और एक बूढ़ी औरत को वहाँ पे ले जा रहे हैं। डॉक्टर कहता है रुको हुयन, कहाँ जा रहे हो तुम। हुयन कहती है और कहा मैं उन्हें रोकने जा रही हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग बच नहीं पाएंगे। पर तभी डॉक्टर कहता है पर वो लोग भूख से मर जाएंगे अगर वो लोग यहीं पे रहे। और सोचता है उसकी पर्सनल एट्रीब्यूट है क्रॉसिंग फिगर। आई एम सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत लिया तो। हाँ वैसे ये कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, पर ये सुपर एवोल्यूशनरी है। उन दोनों के बीच बहस चलने लगता है। हुयन कहने लगती है क्या मतलब कि मैं यहीं पे रुक जाऊँ। डॉक्टर कहता है हाँ अभी के लिए। हुयन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर समझाता है मैं कह रहा हूँ कि हम उन्हें अगर अभी के लिए रोक भी ले तो फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाद में वो लोग वही काम फिर से करेंगे। पर हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे असली प्रॉब्लम क्या है, वो खाना होगा है ना। संगा कहती है हाँ हो सकता है। डॉक्टर कहता है तो फिर क्या होगा अगर हम इस रूट प्रॉब्लम को ही संभाल ले। हुयन बहुत चौंकती है ये सुन के। तभी डॉक्टर उसके पर्सनल स्किल के बारे में थोड़ा सा सोचता है। उसके पास जो एट्रीब्यूट है क्रॉसिंग फिगर वो बहुत अच्छा है, मतलब वो हर एक पर्सन के साथ मर्ज होके अलग अलग होके पावर दे सकता है। वो रेयर या फिर सुपर रेयर भी बन सकता है। मतलब अगर आपने माई हीरो एकेडमी देखा होगा उसमें मिडोरिया की जो पावर्स होते हैं वन फॉर ऑल, जो कि सबके लिए अलग अलग पावर्स होते हैं, वैसा ही यहाँ पे है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास और एक स्किल है डिमन स्लेइंग, जो कि और ज़्यादा खतरनाक बन सकता है। और इसीलिए डॉक्टर सोचता है कि शायद उसे हुयन को एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि अपने कंपेनियन की तरह देखना चाहिए। तभी वो अपने मोबाइल की तरफ देखता है और सोचता है शायद वो जल्दी यहाँ पे आने वाला है। और तभी वहाँ पे चमकता है और डोका भी अपेयर होने लगता है। सब ऊपर देखने लगते हैं और वो डोका भी कहता है हेलो, वैसे तुम सब क्या कर रहे हो, बोर्डम से मर रहे होगे है ना। क्या तुमको पता है इस चैनल का जो डोका भी था उसे डिसअप्लाइन कर दिया गया है, इसीलिए मैं अभी इंचार्ज रहूंगा इस करंट सिनेरियो का। पर यहाँ पे सब कुछ इतना ज्यादा शांत क्यों है। डैम इट बियोंग, तुम आखिर अपने सिनेरियोस के साथ क्या करते हो। और तभी वो चुटकी बजाता है। हमें एक के बाद एक नोटिस मिलता है जहाँ पे हम देखते हैं एक एडिशनल पेनल्टी दिया गया है। आप खाना को कभी स्टॉक करके नहीं रखा जा सकता। सारा खाना जो भी यहाँ पे होगा सबको सब कुछ रिमूव कर दिया गया है। हम तभी देखते हैं सारा खाना हवा में उड़ने लगता है, गायब होने लगता है। वो डोका भी कहता है अब तुम सबको खाना खाने के लिए भी मेहनत करना होगा और इस सिनेरियो को कंप्लीट करने के लिए और ज़्यादा मुश्किल झेलनी पड़ेगी। और ये बंदा ये डोका भी और ज़्यादा हंसने लगता है। चुटकी बजाते ही वहाँ से गायब होते हुए चले जाता है। उसके जाते ही वहाँ पे जैसे कि मातम छा जाता है, सभी डर जाते हैं अब क्या होगा। पर फिर से हमें उसकी आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है ओके चलो पार्टी शुरू करते हैं। और तभी एक के बाद एक बहुत सारे नोटिस सामने आता है। पर डॉक्टर को देखते हैं वो थोड़ा सा विलेनिश स्माइल देते हुए सोचता है अब ये हुई ना टॉयसा वाली बात। और एक के बाद एक हम नोटिस को देखते हैं। एडिशनल पेनल्टी ऐड किया गया है, सर्वाइवल फ़ी ऐड किया गया है। अब से 100 कॉइन्स हर रोज़ विड्रॉ होगा एज ए सर्वाइवल फ़ी। अगर किसी के पास ये सर्वाइवल फ़ी नहीं होगा तो वो वहीं पे मर जाएगा। जब तक ये सिनेरियो ख़त्म नहीं होगा तब तक ये सर्वाइवल फ़ी कलेक्ट किया जाएगा। तुम सेकंड सिनेरियो में एंटर कर चुके हो, अब उस जगह को ढूंढो जहाँ पे सेकंड सिनेरियो एक्टिवेट होगा। अब आगे क्या होगा, क्या खाने के बिना सब मर जाएंगे या फिर आगे जो भी होगा जानने के लिए अगर आपको जानना है यार थोड़ा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो और हाँ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। एपिसोड के शुरू में हम उसी जगह पे देखते हैं। इनो सबको आने के लिए कहता है और कहता है एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट है, अब से जो भी हमारे साथ सर्च पार्टी में जाएगा उन्हीं को खाना मिलेगा, तो फिर जल्दी से आओ हमारे साथ ज्वाइन कर लो। उसको देखते हुए डॉक्टर सोचता है डैम इट,
मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक और एडिशनल पेनल्टी। क्या वो जानता था ये सब कुछ होने वाला है? डॉक्टर को देखते हैं, वो हुयोन को कहता है, मैंने कहा था ना अपना खाना खा लो। और अब देखते हैं डॉक्टर उसकी तरफ देख के वही बातें सोच रहा था और कहता है, मुझे पता था शायद वो यही सब सोच रहा है। तभी नोटिस आता है, तुमने सक्सेसफुली उसकी माइंड, इनो के माइंड को रीड कर लिया है, तुम अब उसे और ज्यादा समझने लगे हो। हुयोन पूछती है, डॉक्टर क्या तुम्हें ये सब कुछ पता था कि ये सब कुछ होगा? वो कहता है, देखो ऐसा हो भी सकता है क्योंकि डोका भी वो चाहते हैं कि हम लोग सफ़र करें, तभी तो उनके लिए फ़ायदा है। वो सोचता है, हाँ शायद मुझे पता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि एक सर्वाइवल पेनल्टी वो भी लग जाएगा सबको। वैसे ये ओरिजिनल नोवेल उसमें नहीं था। आखिर क्या हो रहा है? क्या मैंने जो बियोंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है उसकी वजह से स्टोरी पे इफेक्ट आ रहा है? तभी पीछे से आवाज़ आता है, डॉक्टर अब हम क्या करें? क्या हम भी पार्टी ज्वाइन कर लें? वो कहता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर की दुनिया पूरी तरह से एक डेथ ट्रैप है। पर वो कहता है, क्या फिर खाना वो कैसे मिलेगा? वो नीचे की तरफ देखने लगता है। तभी सभी डरते हुए नीचे की तरफ देखता है और कहता है, रुको डॉक्टर, मुझे ये मत बताओ कि तुम। डॉक्टर कहता है, देखो हम मॉन्स्टर हंट करने के लिए जा रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ देर बाद आवाज़ आता है, क्या तुम रिलायंस को फॉलो करने वाले हो? आई गेस तुम्हें एक टीम की ज़रूरत तो होगा, वैसे गुड लक। अच्छा मुझे क्या लगता है कि तुम हम में से किसी को अपने टीम में ले लो। तभी वहाँ पे इनो को देखते हैं। डॉक्टर उसे देखते हुए उसके बारे में, उसकी सोच के बारे में सोचने लगता है कि वो क्या सोच रहा होगा। तभी नोटिस आता है, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग इनो चियोन के ऊपर और ज़्यादा बढ़ चुका है। ये नोटिस देख के वो सोचता है, क्या अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है। जब भी मैं किसी कैरेक्टर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता हूँ या फिर उनका ट्रस्ट गेन करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं उनको समझने लगता हूँ। वैसे भी ये बहुत अच्छा है कि मैं उसकी दिमाग अब पढ़ सकता हूँ। पर तभी देखते कुछ देर बाद इनो थोड़ा सा स्माइल करता है उसे देखते हुए और कहता है, क्या तुम हमारे ग्रुप में से किसी मेंबर को अपने पार्टी में ज्वाइन करने दोगे? उसकी ये बात सुन के डॉक्टर सोचता है, ऑफ कोर्स वो हमें ऐसे ही जाने नहीं देगा, वो भी इतनी आसानी से। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम मिस्टर हान को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डर चुका है अपने सामने मरे हुए डेड बॉडीज को देख के। ये सब देख के वो कहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम एक काम करो मेरे हाथ को पकड़ लो। वो कहती है, क्या आप तो मुझसे ज़्यादा डरे हुए हैं। कुछ देर बाद योनसेंग मुझसे पूछता है, आर यू श्योर ना? वो कहता है, नहीं मैं बिल्कुल श्योर हूँ, वैसे भी वो हमारे लिए कोई भी थ्रेट नहीं है। ये देख के वो हुएन के बारे में भी पूछता है। हुएन ये सुन के कहता है, तुम्हें शायद गिलियोंग के बारे में चिंता करना है, मेरे बारे में नहीं। आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसकी ये बात सुन के योनसेंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा, आगे का रास्ता वैसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अगर हम लोग ऐसे करते ही रहे तो शायद हमें गिलियोंग और यहाँ पे जितने भी सारे वुमेन्स हैं उनको पीछे छोड़ना चाहिए। ये सुन के हुएन को देखते हैं, वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, तुम्हें पता है मैं केंडो प्रैक्टिस करती हूँ। तभी डॉक्टर कहता है, तुम दोनों शायद कुछ भूल रहे हो, ये दुनिया कुछ दिन पहले पूरी तरह से बदल चुका है। अब ऐसा कहना कि बच्चे और औरत बस फिजिकली वीक है तो वो सच में कमज़ोर है, ये गलत होगा। और तभी कहता है, गिलियोंग उनको दिखाओ। और तभी उसकी बात सुन के गिलियोंग को देखते हैं, वो ज़मीन पे हाथ रखता है। तभी वहाँ से कुछ अजीब सी रोशनी चारों तरफ बिखरने लगता है। वहाँ पे कुछ देर बाद वो रोशनी जाता है कॉकरोच के पास और उसके साथ कांटेक्ट करता है। और तभी गिलियोंग सबको समझाता है उसका जो एट्रीब्यूट है वो है बग कलेक्टर, इसका मतलब वो उनसे बात कर सकता है। तभी नोटिस दिखाया जाता है, कैरेक्टर गिलियोंग ली उसने अपना स्किल एक्टिवेट किया है, इंटर स्पीशीज कम्युनिकेशन, मतलब वो इंसान होके भी किसी के साथ भी बात कर सकता है या फिर समझ सकता है। और कहता है आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है, कम से कम 100 स्टेप्स तक हम आराम से जा सकते हैं। और उन्हें कहता है, थैंक यू तुम लोगों के कंसर्न के लिए, पर मैं यहाँ पे किसी का बोझ बनने के लिए नहीं आया हूँ। कुछ देर बाद वो लोग सामने जाते हैं, पर सामने कुछ अजीब से दीवार था। तभी देखते हैं जब ह्योनसेंग उस दीवार को टच करता है, टच करते ही वहाँ पे जोर से एक साउंड होता है, सबके सामने उनका विंडो खुल जाता है और लिखा आता है, एक नया सब सिनेरियो स्टार्ट हो चुका है। सब सिनेरियो हंटिंग फॉर फूड, कैटेगरी है सब कैटेगरी, डिफिकल्टी लेवल F। इसमें सबको अपने लिए खाना हंट करना होगा और उसी खाने को खाना होगा। इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। पेनल्टी फॉर फेलियर अननोन। कुछ देर बाद उनके सामने कई मरे हुए रैट्स को देखते हैं। ये है ग्राउंड रैट्स टायर 7। डॉक्टर सोचता है, ये ग्राउंड रैट्स ये तो नॉर्मली इतने मुश्किल से मरने वाले नहीं होते हैं और ये एक साथ भी रहते हैं। मुझे जितना समझ में आ रहा है ये और किसी का नहीं, जूनियर का ही काम है।
हियनसंग पूछता है क्या ये हमारे खाने के लिए इनफ नहीं होगा और सिनेरियो इससे हम क्लियर नहीं कर सकते। डॉक्टर समझाता है नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था हमें हंट करना होगा अपने खाने को, तो फिर हमें इन्हें खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तभी हुयान से पूछता है हुयान तुमने कहा था ना तुम केंडो करती हो। हुयान कहती है हाँ अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो उतना अच्छा नहीं। कुछ देर बाद तभी देखते हैं हम उन्हीं जो कॉप्स था यानी मरे हुए बॉडीज उनके हड्डी से वो लोग अपने लिए कुछ तलवार बना लेते हैं, जो देख के कुछ कॉन्स्टलेशंस खुश होते हैं और उसे 100 कॉइन्स गिफ्ट करते हैं। डॉक्टर उन्हें कहता है तुम सबके पास कुछ कॉइन्स तो अभी होंगे ना, तो फिर एक काम करो अपने सर्वाइवल के लिए जो कॉइन्स ज़रूरत हो उसे छोड़ के बाकी जितने भी कॉइन्स बचेंगे उन सबको अपने स्टेमिना, स्ट्रेंथ और एजिलिटी में लगा दो। हाँ हो सकता है ये थोड़ा सा क्रूएल लगे पर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम में से सब कोई बच जाए, पर ट्राई करो अपने आप को जिंदा रखने की। वो ये सबसे कहता तभी कुछ देर बाद देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड रेट्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी फिर से नोटिस आता है सब सिनेरियो हंटिंग फॉर फूड वो चालू होता है और उन सबको सामने देखते ही हम देखते हैं एक एक करके सब उन सारे रैट्स को मारने लगते हैं। जैसे कि हियोनसियो हुयोन वो एक को मारती है और कहती है मैंने एक को हरा दिया है, एक को हरा दिया है। तभी गिलियोंग को देखते हैं उसके हाथ में बॉडी के सर से बना हुआ एक हथियार था, वो उससे एक ग्राउंड रैट को जोर से मारता है जिससे वो वहीं पे मर जाता है। संघा उसने भी एक ग्राउंड रैट को मार दिया है। डॉक्टर इन सबको यहाँ पे देखता है ऐसे फाइट करते हुए देखते हुए सोचता है मैंने जितना सोचा था ये लोग उतने भी कमज़ोर नहीं है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उन सबको मारने के बाद वो सब डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर के पास आते ही हुयोन चौंकते हुए कहती है माय गॉश आखिर तुमने कितनों को मारा है डॉक्टर। डॉक्टर कहता है 4। हियोंसियो कहता है मैंने तो 3 को मारा है। डॉक्टर सोचता है क्या 3? हुयोन ने 2 को मारा था पर डॉक्टर हियोंसियो ने 3 मारा था। ये देख के उसका जो कैरेक्टर प्रोफाइल है वो एक्टिवेट करता है जिसमें कि हम बहुत सारे अलग अलग पावर्स को देखते हैं। उसकी सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन है मास्टर ऑफ स्टील। उसी में एक चीज़ नीचे डॉक्टर देखता है जो था स्टार्टर पैक। वो चौंकता है और सोचता है क्या स्टार्टर पैक, ये तो एक प्रीमियम पैकेज है जो कि इनकारनेशंस को मिल सकते हैं जो कि वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से जब उनका एवरेज स्कोर या फिर स्टैट वो 10 के नीचे होते हैं ये स्टैट में हर एक पॉइंट को एक एक करके बढ़ा सकता है। और तभी देखते हैं बहुत से देखता रहता है और सोचता है आई एनवी हिम और सोचता है नो वंडर वो ताकतवर है। तभी संघा कहती है तो अब हम इन्हें कैसे मारे, मुझे नहीं लगता कि हम इन्हें रॉ खा पाएंगे। डॉक्टर कहता है नहीं ऐसे हम नहीं खाएंगे, ज़रूर हम लोग कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। उसको ऐसे बातें करते हुए देख के सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। डॉक्टर भी सोचता है आखिर मैंने क्या कह दिया है। तभी हियोनसियोंग पूछता है डॉक्टर परहैप्स तुम्हें पता है जो सिचुएशन अभी इस दुनिया का हुआ है या फिर जो कुछ भी चल रहा है। ये सुन के वो सोचता है अब मुझे समझ में आ रहा है रेक्लस और उनको कैसा फील होता है। वो लोग तो कभी कभी झूठ बोल देते हैं जैसे कि हंच है या फिर नॉर्मली झूठ बोलते हैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, पर एक रीडर के हिसाब से इस सिचुएशन को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है। पर वो और कुछ कहता तभी देखते हैं मिस्टर हान चिल्लाने लगता है। उसको एक ग्राउंड रैट ने पकड़ लिया है और खींच के ले जा रहे होते हैं। वो मदद के लिए चीखने लगते हैं। तभी संघा उसको बचाने के लिए उसकी मदद करने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है, पर वो रैट बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो उन दोनों को एक साथ खींच के वहां से ले जाने लगता है। तभी देखते हैं वहां पे किसी का पैर। हियोनसु हाथ आगे करा था पर वो बचा नहीं पाया। वो चीखने लगता है। हुयोन कहती है डैम इट, मुझे पता था हम लोग बस ट्रैवल में पड़ने ही वाले हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक होल हो चुका है। उसी रास्ते से उन्हें खींच के ले जाया गया है अंदर। हियोनसियोंग और हुयोन वहाँ पे देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं। तभी हम वहाँ पे नीचे देखते हैं, नीचे डॉगजा और उसके साथ गिलियोंग। वो लोग उससे पूछते भी हैं क्या सच में तुम सिर्फ उसे ले जाओगे। डॉगजा उन्हें समझाता है कि हाँ उसे ले जाना फायदेमंद होगा क्योंकि वो मॉन्स्टर्स को ट्रैक कर सकता है। और हियोनसुंग तुम प्लीज़ हुयोन का ध्यान रखना, मुझे लगता है कि उसकी हालत उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। ये सुन के हुयोन को थोड़ा सा अजीब लगता है। हियोनसियोंग उसकी तरफ थोड़ा सा देखता है और तभी उससे कहता है उसने कहा था कि वो हमें सिग्नल दे देगा, चलो रुकते हैं और देखते हैं। वो कहती है मैं सच में ठीक हूँ। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं वो लोग अंदर जा रहे हैं। डॉक्टर सोचता है ये वही जगह है जहाँ पे जो रैट्स होते हैं वो रहते हैं। इसको हम डार्क फोल्ड कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आके सारा जो रोशनी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, पूरी तरह से काला है। हम देखते हैं गिलियोंग उसे लेके जा रहा था और तभी कहता है डॉक्टर तुमने उन्हें अपने इच्छा से जाने दिया है ना। ये सुन के डॉक्टर चौंकता है और कहता है हाँ क्या मतलब है तुम्हारा। वो कहता है
जब मॉन्स्टर्स वो आदमी और संघा को खींच के ले जा रहा था, तुमने अपने मर्जी से उन्हें जाने दिया। मैं तुम्हें देख रहा था, बताओ क्यों तुमने ऐसा किया। गिलियोंग को ऐसा करते हुए देख के बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस भी बहुत इम्प्रेस होते हैं। डॉक्टर सोचता है क्या वो मुझे देख रहा था जब वो सब हो रहा था, मुझे नहीं लगता कि अब उससे छुपाने का कोई भी फायदा होगा। और तभी वो कहने लगता है ये इसीलिए क्योंकि वो सब ग्राउंड रैट्स हैं और उनका हैबिट है कि वो किसी भी खाना या फिर कोई भी कीमती चीज़ें होता है उनको अपने साथ ले जाके अपने जो घर होता है या फिर जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ अपने लेयर में ले जाते हैं और स्टोर करके रखते हैं। पर उनका जो घर या फिर उनका जो लेयर होता है वो ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। मुझे जितना लगा था कि पहले वो मिस्टर हान को ले जाएगा, पर मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो संघा भी उसके पीछे पीछे चला जाएगा। गिलियोंग कहता है ओह, क्या इसका मतलब तुम उन कीमती चीज़ों के पीछे हो। डॉक्टर कहता है हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हुआ। वो कहता है नहीं, वैसे तुम बहुत बुरे झूठ बोलते हो, तुम्हें पता है अगर सच में ऐसा ही होता है तुम कीमती चीजों के पीछे भागते तो तुमने शायद मुझे सबवे में नहीं बचाया होता। मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देख के और गिलियोंग को ऐसे बात करते हुए देख के हम देखते हैं वहाँ पे लिखा हुआ आता है कुछ कॉन्स्टेलेशंस अब रो रहे हैं, कुछ ने तुम्हें 200 कॉइन्स गिफ्ट करा है। कुछ देर बाद ऐसे ही बातें करते करते हम देखते हैं वो लोग करीब करीब वहाँ पे पहुंच ही चुके थे। पर तभी वो यानी गिलियोंग फिर से कहता है डॉक्टर क्या तुम भगवान हो या फिर एक प्रोटैगनिस्ट। ये सुनते ही डॉक्टर बहुत चौंकता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों कह रहा है और सोचता है ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था। क्या इसे पता भी है कि ये क्या पूछ रहा है। और तभी कहता है मैं ना भगवान हूँ और ना प्रोटैगनिस्ट, इनफैक्ट मैं हमेशा प्रोटैगनिस्ट से जलता था। गिलियोंग कहता है अच्छा तो फिर इसका मतलब तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ तो जरूर पता है ना। वो कहता है हाँ पता तो है। वो कहता है इसका मतलब ये सब कुछ खत्म होने के बाद वो हमारी किसी विश को पूरे करेंगे, है ना। डॉक्टर को समझ में नहीं आता। गिलियोंग कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम्हें पता है ना स्टोरीज उनमें क्या होता है, इतने मुश्किल होने के बाद कोई ना कोई रिवॉर्ड तो जरूर मिलता है। क्या यहाँ पे भी वही होगा ना। ये सुन के वो सोचता है क्या एक विश जो इस दुनिया को एडेप्ट कर लेते हैं और इस दुनिया में सफ़र करते हैं, उनमें से कोई पागल हो जाते हैं और कोई इसके जैसे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। और वो कहता है हाँ तुम ठीक कहते हो। और सोचता है आई एम लकी कि हम लोग अभी अंधेरे में हैं, क्योंकि गिलियोंग वो अब मेरा एक्सप्रेशन नहीं देख सकता। मतलब वो कुछ ऐसा सोच रहा था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब हमको पता है कि उसको पूरा स्टोरी पता है, तो फिर कुछ तो जानता होगा जो कि यहाँ पे वो बता नहीं रहा है। कुछ देर बाद देखते हैं तभी वहाँ पे कुछ अजीब होने लगता है। वो टनल वो जगह पूरी तरह से चेंज होने लगता है। नोटिस आता है सब सिनेरियो अपडेट किया गया है। तभी वहाँ पे उस पूरे जगह को देखते हैं, एक अजीब से ट्रेजर जैसा कुछ देखते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ आता है तुम ग्राउंड रैट्स के ट्रेजर ट्रोव में आ चुके हो। गिलियोंग कुछ कहने की कोशिश करता है, पर तभी देखते हैं डॉक्टर उसके मुंह बंद कराता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है ट्रेजर्स वो सिर्फ एक चीज़ नहीं होते जो कि वो लोग अपने साथ लाते हैं। तभी देखते हैं वहाँ पे उनके सामने बहुत सारे ग्राउंड रैट्स वहाँ पे अपीयर हो चुके हैं। वो लोग उन्हें देखने लगते हैं, पर तभी वहाँ पे आवाज़ आने लगता है। वहीं पे हम मिस्टर हान और संघा को बंधे हुए देखते हैं। मिस्टर हान सारा गलती उसको यानी संघा के ऊपर डाल रहा था, क्योंकि वो मेट्रो में आया, पर संघा को ये सब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वो कहती है क्या मतलब है आपका। मिस्टर हान कहने लगता है तुम हमेशा अपने साइकिल में ही जाते हो, कभी अगर मेरे साथ। संघा कहती है रुकिए, क्या आपका मतलब है कि आपने मेरी बाइक को चुराया है। पर मिस्टर हान वो बार बार कहने लगता है तुम बस मेरे साथ एक बार चली आती, तुम हमेशा रिजेक्ट करती हो, हमेशा एक बार चली आती तो ये सब कुछ नहीं होता। उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देख के डॉक्टर बस सोचता है अब समझ में आ रहा है क्यों ये बंदा अपने पास एक जेट क्लास बेनेक्स होने के बाद भी मेट्रो में जा रहा था। पर इस तरफ हम देखते हैं मिस्टर हान और संघा दोनों झगड़ रहे थे, जो कि बिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड और बहुत सारे ऐसे ही कॉन्स्टेलेशंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। पर तभी डॉक्टर को देखते हैं वो एक थ्रोन निकालता है और सोचता है मैं अभी रेडी नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ वो लोग अभी भी झगड़ रहे थे और तभी देखते हैं डॉक्टर उस थ्रोन को वहाँ पे फेंकने के लिए तैयार होता है और कुछ ही देर बाद वो उस थ्रोन को सीधा उनकी तरफ फेंक देता है। मिस्टर हान उस थ्रोन को अपनी तरफ आते हुए देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और किसी तरीके से उसको डॉज करता है,
पर तभी देखते हैं वहाँ पे वो थ्रोन जाके सीधा वहाँ पे उसके पीछे दीवार पे जाके लगता है। मिस्टर हन डर चुका है और कहता है व्हाट, और तभी उनके सामने डॉगजा और गिलियम को देख के थोड़ा सा खुश होते हैं। डॉगजा देखते हैं वहाँ पे जाने लगता है और तभी सोचता है वो आ रहा है, और तभी उसने जहाँ पे थ्रोन मारा था उस जगह को क्रैक होते हुए देखते हैं और कुछ ही देर बाद वो जगह पूरी तरह से ग्लो होने लगता है। संघा पीछे देखते हुए बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वहाँ से जो निकल रहा था उसका ऑरा ही इतना ज़्यादा डरावना था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कॉकरोचेस के साथ गिलियम आया था उन सबको भी हम देखते हैं वो लोग पहले तो कांपने लगते हैं और तभी ब्लास्ट हो जाते हैं। गिलियम की हालत जिससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पर डॉगजा वो बस देख रहा था। दूसरी तरफ सारे जो रैट्स थे उनको भी हम कांपते हुए देखते हैं, जैसे कि वो लोग बहुत डरे हुए हैं। डॉगजा बस चारों तरफ देखते हुए सोचता है इवन कॉन्सिडरिंग ये जगह डार्क फोल्ट के अंदर है, पर ये जो ब्लैक ईथर वो ओवरफ्लो कर रहा है ब्लैक फ्लेम से, हम वहीं पे ब्लैक फ्लेम को जलते हुए देखते हैं। वो ब्लैक फ्लेम्स को मैनिफेस्ट कर पा रहा है और वो वहीं पे आता है जहाँ पे डार्क रूट होते हैं, और तभी हम वहाँ पे उस जगह को पूरी तरह से टूटते हुए देखते हैं और बाहर से एंट्री होता है एक बहुत ही खतरनाक, एक डरावने क्रीचर की, जिसे देखते ही संघा और मिस्टर हान बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। नोटिस आता है द वार्डन ऑफ द डार्क वो आ चुका है। भाई बंदे के कितने सारे टेंटिकल्स, जैसे हाथ कितना लंबा है। तभी नोटिस आता है द सब सिनेरियो वो अपडेट हो चुका है। सब सिनेरियो द वार्डन उसको अब हराओ वो चालू हो चुका है। तभी गिलियम कहता है डॉक्टर, वो कहता है इट्स ओके जाओ। तभी देखते हैं वो वहाँ पे उल्टी करने लगता है। ये देख के डॉक्टर सोचता है उसके ही सामने जितने भी सारे इंसेक्ट्स थे वो एक्सप्लोड हो गए। आई थिंक कि उसके दिमाग में इसका असर हुआ है। गिलियम वैसे मुझे बताओ और कितनी बार तुम अपने इंटरस्पेसिस कम्युनिकेशन का स्पीड यूज़ कर सकते हो। वो कहता है मे बी और एक या फिर 2 बार। डॉगजा उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और तभी देखते हैं वो जो मॉन्स्टर है वो आके चुपचाप बस आगे की तरफ जाता है, वहीं पे चुप रहता है। डॉगजा उनके पास जाता है, वो दोनों उसे हेल्प करने के लिए कहते हैं। तभी डॉगजा एक छोटे से चाकू या फिर नाइफ को निकालता है और वो लोग जो टेंटिकल से बंधे हुए थे उन सबको काटता है। पर तभी उसके हाथ का जो चाकू था वो ब्लंट हो जाता है। वो सोचता है मैंने बस 2 टेंटिकल्स को काटे और ये इतनी जल्दी ब्लंट भी हो गए, तो ये है डिमोनिक पावर। तभी उस मॉन्स्टर का नाम को देखते हैं टायर 7 डिमोनिक स्पीसीज वार्डन ऑफ द डार्क। डॉगजा सोचता है ये एक इस तरह का मॉन्स्टर है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं। जो भी ट्रेजर्स जो ग्राउंड रैट्स कलेक्ट करते हैं वो सब इन्हीं डिमोनिक स्पीसीज के लिए होते हैं। हालांकि ये सब एक ही लेवल के होते हैं, पर फिर भी उनका अपने पावर में थोड़ा सा अपर हैंड होता है। तभी नोटिस आता है द वार्डन ऑफ द डार्क उसने डिमोनिक किंग्स की ब्लेसिंग को रिसीव करा है। तभी वो मॉन्स्टर हम देखते हैं डॉगजा की तरफ देखने लगता है। डॉगजा उसे देखते हुए सोचता है ये अच्छा नहीं है, मैं अभी इससे लड़ना नहीं चाहता था, पर लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। तभी वो मॉन्स्टर किसी अजीब सी लैंग्वेज में कुछ कहता है कमोन देर, और इसी के साथ वो अपना जो डार्क ऑरा होता है, ऑरा ऑफ फियर, वो वहाँ पे स्प्यू करता है या फिर बोल सकते हो उन सब की तरफ फेंकता है, जिससे कि डॉगजा भी थोड़ा सा डर जाता है। पर तभी उसका पर्सनल स्किल द 4th वॉल एक्टिवेट होता है, जो कि ये सब कुछ फियर का इफेक्ट को नलीफाई करता है। उस इफेक्ट को हम वहाँ पे उसी के सामने क्रैश होते हुए देखते हैं। डॉगजा सामने की तरफ देखता है, वो मॉन्स्टर अब उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे की तरफ आ रहा है और फिर से कहता है गाओ। डॉगजा बस वहीं पे खड़े होके उसे देख रहा था। सो अब उन दोनों का फाइट होगा जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। अगर आपको देखना है प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हाँ जल्दी से जल्दी कमेंट करके अपना ओपिनियन बताओ। पहले 2 घंटे में जितने भी सारे कमेंट्स आएंगे मैं उन सब का रिप्लाई करूँगा, अगर वो रिप्लाई देने लायक हुए तो। थैंक यू सो मच।